बेवरेज इंडस्ट्री में स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ किसी ड्रिंक को हेल्दी है, वो सुपर हेल्दी है, तो वो टेस्टी नहीं है। अगर वो टेस्टी है तो हेल्दी बिल्कुल नहीं है। कोई ऐसी ड्रिंक नहीं है जो कि इंडिया के लोगों के लिए बनी हो और इंडिया के प्राइस पॉइंट के साथ हो, अफोर्डेबल हो, 10 रुपये या 20 रुपये के प्राइस पॉइंट पर है। मेरे को तो स्टार्टिंग से चुला थोड़ा सा ना चैलेंजिंग काम करने की, कि वो वहाँ पर काम करेंगे जहाँ किसी से बस की ना हो रहा हो। इंडिया का पहला प्रोबायोटिक कोल्ड ड्रिंक बना दिया, जो कि 10 रुपये और 20 रुपये में हम इसको सेल कर रहे हैं मार्केट में। तो आपके माइंड में नहीं आया कि मैं इस सेगमेंट में जा रहा हूँ, पोपाई खड़ा कर रहा हूँ, मैं मार्केट में 10 रुपये की चीज़ बहुत ज़्यादा आ गई है। आई डोंट थिंक दे आर माई कॉम्पिटिटर्स। अगर कुछ करना है बेवरेजेस में करना है, क्लियर हो गया था। फिर मेरे को सारे डॉट कनेक्ट हुए कि कुछ प्रोबायोटिक करेंगे। तो मैंने कहा ये ना यूथ के साथ भी चैलेंज है, खाना पीना कभी भी फिक्स नहीं है। मैं चाहता हूँ हर घर में ये ड्रिंक पहुँचे, बट ठीक है। क्योंकि इंडिया है ना, प्राइस सेंसिटिव मार्केट है बहुत ज़्यादा, तो मैं अगर इसको 50 रुपये में बताता हूँ तो पॉसिबल नहीं हो पाता हर घर में इसको पहुँचने का। जब भी कोई मेहमान आता है ना उनके घर में, तो पोपोए को सर्व करें, फील होना चाहिए कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। हेल्दियर ड्रिंक ऑफर कर रहे हैं रादर दैन दैट शुगरी ड्रिंक्स। राइट। डायरेक्टली कार्बोनेटेड बेवरेजेस में आओ, क्योंकि ना बहुत चैलेंजिंग इंडस्ट्री में कुछ यूनिक कर रहा हूँ। अगर आप कुछ यूनिक करना चाहते हो ना, कुछ हटके करोगे तो ही आना। सो निखिल भाई, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में एज अ गेस्ट। और हम आज जानेंगे कि आप अपनी जर्नी कैसे कंप्लीट कर रहे हैं एज अ फाउंडर। कुछ वैल्यू वाली चीज़ें भी ऑडियंस जानना चाहेंगे आपसे आपकी जर्नी के थ्रू। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आपने स्टार्टिंग की कहाँ से थी, क्योंकि हमें पता है कि पॉपॉय सोडा ड्रिंक आज आप बना रहे हो, बट उससे पहले आपकी जर्नी क्या रही है थ्रू आउट योर दिस थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सौरभ फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। पोपोई शुरुआत करने से पहले ना लगभग 1 साल मैंने बिताया है बेवरेज इंडस्ट्री में, अच्छे से जानने के लिए कि किस तरह से मैं क्या काम कर सकता हूँ, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है और एग्जैक्टली मेरे को क्या बनाना है। तो वो मुझे क्लियर नहीं था। पोपोई बेसिकली ना एक्सपेरिमेंट करने के बाद पाइवेटेड प्रोडक्ट है। अच्छा। तो मैं शुरुआत करता हूँ मेरे रेस्टोरेंट से। रेस्टोरेंट बिजनेस मेरा चल रहा था। बेसिकली मेरी कंपनी का नाम है रिवैम फूड, जो पेरेंट कंपनी है। तो मैंने सोचा था कि कुछ रिवैम करेंगे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर। रिवैम्प एज इन? मैंने क्या किया था, क्लाउड किचन सेटअप किए थे अलग अलग ब्रांड्स के। फॉर एग्जांपल ब्रांड बर्गर फॉर बर्गर्स, चाइनापुर फॉर चाइनीज कुजीन, बिरयानी बाय निक फॉर बिरयानी। इस तरह से मैंने 5 से 6 ब्रांड्स बिल्ड किए थे। बिरयानी बाय निक। निक। अच्छा। सो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जब भी कोई किसी को भूख लगती है ना, तो वो ऑनलाइन सर्च करता है, तो उसके पास ना इतना पेशेंस नहीं होता कि वो किसी और कुजीन्स को देख के कुछ और उसको फीड किया जाए तो वो ऑर्डर कर ले। फॉर एग्जांपल अगर उसको बर्गर की क्रेविंग है और मैं ऑनलाइन सर्च करूंगा और उस सामने मेन्यू में मेरे को पिज़्ज़ा दिखेगा, तो मेरा पेशेंस लूज होता है। और इस वजह से ना कस्टमर ना सामने जो भी सस्ता दिखता है, जो भी ठीक दिखता है, उसको खा लेता है, खरीद ऑर्डर लेता है, या फिर वो ड्रॉप कर देता है। तो चांसेस ऑफ ड्रॉप काफ़ी हाई होते हैं। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को लेके मैंने ना सोचा था कि अलग अलग कुजीन्स के अलग अलग ब्रांड बिल्ड करेंगे और ऑनलाइन कस्टमर को वही दिखाएंगे जो उसको क्रेविंग है। मतलब आपको पता कैसे चलता है कि कस्टमर को इसी चीज़ की क्रेविंग है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं एज अ कस्टमर, मैंने अपने आप को कस्टमर समझ के कोशिश की कि हम अगर मुझे पिज़्ज़ा खाना है तो मैं पिज़्ज़ा ही सर्च करूंगा। मुझे अगर बर्गर का मेन्यू दिखेगा तो या तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगा, या फिर मैं वहाँ से उस वेबसाइट से उस ब्रांड से हट के किसी और ब्रांड के पास चला जाऊंगा। तो चांसेस ऑफ ड्रॉपिंग, चांसेस ऑफ लेसर ऑर्डर, लेसर ऑर्डर। हाँ, तो वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। तो मैंने इस तरह से कॉन्सेप्ट शुरुआत की थी। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था, जो एग्जिस्टिंग किचन्स हैं, अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं, उनके पास अपना एक ब्रांड इस्टेब्लिश करेंगे और वहाँ से हम बिना कैपेक्स बिना ओपेक्स के एक नया रेस्टोरेंट बिल्ड कर लेंगे। बट ठीक। मैंने ऐसा किया, 17 क्लाउड किचन बिल्ड की। बट मैंने देखा कि अब 17 क्लाउड किचन? 17 क्लाउड किचन मैंने बिल्ड कब की। की बात है ये 2024 शुरुआत की थी मैंने इसमें। अच्छा। 24-25 मैंने मेजरली इसी भी काम किया है। प्रॉब्लम ये रही कि वहाँ पर ना, कि जो जितने भी रेस्टोरेंट पार्टनर थे, तो मैं एसोसिएट हो गया था, उन लोगों को ना बेसिकली मैंने क्या बोला था कि आपकी रेस्टोरेंट चल नहीं रही है, तो एज अ साइड बिजनेस मेरा आप रेस्टोरेंट अप्लाई करवा लो। अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे ना मेरा ही क्लाउड किचन ओपन करवा लो। ऑर्डर्स आएंगे मेरी तरफ से, हम आपको ऑर्डर देंगे और आप बनाना। बनाने के पैसे हम आपको दे देंगे। इस केस में ना आपको ना एक एडिशनल इनकम हम जनरेट करके देंगे। तो वो एडिशनल इनकम उनको मिल तो रही थी, बट उनको चाहिए था कि ज़्यादा मिले, क्योंकि ना ऑलरेडी वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में ना काफ़ी ज़्यादा ब्लीड कर चुके हैं अपना पैसा, ना काफ़ी ज़्यादा उनका पैसा ड्रेन हो चुका है, कि वो उनको ना चाहिए था 6 महीने का प्रॉफिट 1 महीने में मिल जाए। तो वो पॉसिबल नहीं था। उसके चक्कर में मुझे ऐड करने पड़ रहे थे। तो स्विगी जोमेटो पे क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है, और अगर आप रेस्टोरेंट पार्टनर हो तो आपका ना फूड या फिर आपका मेन्यू ना कस्टमर को दिखता नहीं है। दो ही रीजंस होते हैं उसके दिखने के। पहला रीज़न है या तो आपने ऐड चला रखे हो अच्छा। क्योंकि आप नए हो। दूसरा रीज़न होता है या तो आपकी अच्छी सी रेटिंग हो उस एरिया में,
नए होंगे तो रेटिंग तो वैसे भी नहीं हो सकती आपकी, तो आपको एट दैट ऐड ही चलाने पड़ते हैं, क्योंकि ना ये जो मार्केट प्लेस है ना, बहुत ज़्यादा क्राउडेड मार्केट प्लेस है। हर कोई नुक्कड़ चौराहे पे आपके रेस्टोरेंट, नया रेस्टोरेंट खुला होता है। क्लाउड किचन तो पूछो ही मत, इतने ज़्यादा खुले हुए हैं, आज के टाइम पे लिस्टेड है, सैचुरेटेड हो चुका है मार्केट। सैचुरेटेड बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो आपको ऐड रन करने ही पड़ते हैं। अब यहाँ पर गेम क्या है, यहाँ पर ना आपको पहले तो 30% कमीशन देना पड़ता है। लेट्स से 100 रुपये का एक जोमेटो में जोमेटो और स्विगी दोनों, एवरेज 30% आपको कमीशन देना पड़ता है इंक्लूडिंग जीएसटी। सपोज आज मेरा कोई रेस्टोरेंट है, आज ही खोला है मैंने, और आज डे 1 से और मुझे ऑर्डर चाहिए, तो कितने, मतलब 35 रुपये स्विगी या जोमेटो को जाएगा पहले ऐड रन ऐसा करने के? होता नहीं है एक्चुअली, होता क्या है, आज आपने रेस्टोरेंट खोला, ठीक है। आपको ना फिर वो लिस्ट करने के बाद ना गारंटी नहीं है कि वहाँ से ऑर्डर आएगा। तो अगर आपको अच्छा। ऑर्डर चाहिए ना वहाँ पर, तो आपको ऐड रन करने पड़ते हैं, और ऐड होते हैं पीपीसी, पे पर क्लिक। मार्केटिंग की अगर मैं टर्म में बात करूँ तो पीपीसी होता है। तो वहाँ पर आपने अपने ऐड रन कर रखे हैं, लेट्स से हफ्ते के आपने 5,000 रुपये लगा रखे हैं। ठीक है। जितने भी लोग उस पर्टिकुलर ऐड पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके पैसे कटते रहेंगे। अब यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म पे कस्टमर है ना, वो लॉयल नहीं है। अब उसने आपको देख तो लिया है, चलाने की वजह से फर्स्ट पेज पे तो आ गए, बट आपने क्योंकि डील्स एंड डिस्काउंट नहीं दे रखे ना, तो कस्टमर फेस से आपको ऑर्डर नहीं करेगा, क्योंकि यू आर अननोन फॉर देम, आप एक ब्रांड नहीं हो उनकी नज़रों के सामने। तो आपको उनको लुभाने के लिए ना 10 से 15% और डिस्काउंट देना पड़ता है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ ना इस सिनेरियो, तो 30% कमीशन स्विगी जोमेटो से ले जाते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट पीपीसी अगर मैं कैलकुलेट करूँ एक ऑर्डर को कन्वर्ट करने के लिए, तो वो 10 से 15% की उसकी कॉस्ट चली जाती है, फूड कॉस्ट की। ठीक है। जो सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर, फूड नॉट फूड को, सेलिंग प्राइस की 10% कमीशन उस पर चली जाती है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको 10 से 15% का डिस्काउंट भी देना पड़ता है। तो कहने का मतलब है 15% यहाँ, 15% यहाँ और 30% यहाँ, समवेयर अराउंड 60 to 70% मिनिमम आपका फूड कॉस्ट का, सेलिंग प्राइस का फूड का जोमेटो ले जाता है, स्विगी ले जाता है। तो जो रेस्टोरेंट ओनर है ना, वो अपने लिए काम नहीं कर रहा है वहाँ पर, वो उन प्लेटफॉर्म्स के लिए काम कर रहा है वहाँ पर। तो प्रॉफिट मार्जिन तो कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं होता, इवन आपकी फूड कॉस्ट भी नहीं निकल पाती, क्योंकि यहाँ पर आपका स्टाफ है, इलेक्ट्रिसिटी है, आपने इतना सारा पैसा खर्च करा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। चलो ठीक है, क्लाउड किचन में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, बट मशीनें तो खरीदी, मशीनरी हैं, कमर्शियल हैं, तो खरीदे, सैलरीज भी हैं। सैलरीज है, आपका खुद का भी तो खर्चा है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। आप अपने सोच रहे हो, अगर आप फुल टाइम दे रहे हो, या तो आप खुद शेफ हो, काम कर रहे हो, स्टिल खुद शेफ हो तो भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आप किसी 5 स्टार होटल में काम करोगे वर्सेस अपने यहाँ पर काम कर रहे हो, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है, कुछ नहीं निकल पाता वहाँ पर। तो जो ये लोग कहते कि आज से दो साल पहले लोग कहते थे कि बहुत पैसा है, स्विगी जोमेटो में करवा दो, ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, आज से 10 साल पहले था ना, तो मैं अच्छा। बोलता था बहुत पैसा है स्विगी जोमेटो से। स्विगी जोमेटो में, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आज से 10 साल। अब कहीं भी पैसा नहीं है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। आज इनकी डेट में ना, पर्सन या तो खाता है तो पहले आंखों से खाएगा, उसको एम्बियंस चाहिए, लुक एंड फील चाहिए, क्योंकि खाना तो कमोडिटी बन गया ना, हर कोई बेच रहा है खाना। ऑलमोस्ट सभी अच्छे होते हैं टेस्ट में, कोई ऐसा नया रेस्टोरेंट नहीं खोलेगा जहाँ उसका टेस्ट बेकार हो। सबसे पहले टेस्ट पे ही काम करता है वो। निखिल भाई एक बात बताओ, क्या रेस्टोरेंट बिजनेस कहते हैं कि पहले 5 साल में 50 या 60% रेस्टोरेंट बंद हो जाता है, 5 साल भी नहीं, 1 साल के अंदर, तो क्या ये सही टर्म है? टू बी वेरी फ्रैंक, आज की डेट में और ज़्यादा हो गया है। अब अच्छा। पहले 5 साल के अंदर 90% रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। आज की डेट। एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स आज की डेट में ना बहुत ज़्यादा मोनोपोली कर चुके हैं। अगर जो लोग कोविड के बाद स्पेशली ना नया ट्रेंड चल गया, क्लाउड किचन कर लो। कोविड में कोविड था के- ज़रूरत, बट अभी इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कन्वीनियंट तो है, नो डाउट, कस्टमर्स को ऑर्डर करने होते हैं, कस्टमर के लिए तो कन्वीनियंट है, बट रेस्टोरेंट पार्टनर के लिए ना बहुत बड़ा पेन है। तो स्विगी जोमेटो पे करने की जगह अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हो। बट आपको नहीं लगता कि 30% का जो कमीशन जा रहा है वो ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है, आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 5 से 6% होना दैट्स चाहिए। ऑल। इससे ज़्यादा होगा तो फिर वो फूड कॉस्ट नहीं निकलेगी, क्योंकि ना मार्केट में कंपटीशन को देखते हुए हम वो इतना ठीक है, उससे ज़्यादा करोगे तो फिर सामने वाला कमाएगा ही क्या, क्योंकि एड्स भी चलाने हैं, और यू आर डीलिंग इन पेरिशेबल गुड्स, फूड खराब भी हो जाता है, आपने ज़्यादा बना लिया खराब हो जाएगा, उसको आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, तो आपको क्वालिटी मेंटेन करके चलनी पड़ती ठीक है। और रेस्टोरेंट बिजनेस में अगर मैं देखूं तो एग्जैक्टली तो नहीं, बट कितना प्रॉफिट मार्जिन रहता है? है। रेस्टोरेंट बिजनेस में ना, अगर आपका एम्बियंस अच्छा है, क्लाउड किचन भूल जाओ, क्लाउड किचन ना करने वाली चीज़ नहीं है आज की डेट में। ठीक है। आपको करना चाहिए, अगर करना है तो आपके पास काफ़ी पैसा हो, 1 करोड़ रुपए कम से कम हो, आप एम्बियंस पे लगाओ। 1 करोड़ रुपए? आप मिनिमम मान के चलो 50 लाख तो मान के ही चलो। क्यों रीज़न मैं इसके पीछे स्ट्रेट अवे रीज़न बता रहा हूँ। आज की डेट में ना फूड बहुत ज़्यादा ना कमोडिटी काइंड ऑफ प्रोडक्ट बन चुका है, हर कोई बेच रहा है। स्विगी जोमेटो पे एक्सेस है, इन्फॉर्मेशन जस्ट क्लिक अवे, ऑनलाइन का ज़माना है, सब कहीं से भी फूड ऑर्डर करके आ सकते हो, और आप बहुत ईजिली कंपेयर कर सकते हो, इसका खाना अच्छा है, इसका खाना बेकार है। तो आज की डेट में लोग खाना खाने के लिए नहीं खाना खाते, आज की डेट में ना लोग
एक लाइफस्टाइल है, बाहर जाकर ना वो एंजॉय करना चाहते हैं, इन्वायरमेंट फील करना चाहते हैं। तो खाना खाने से पहले ना लोग आंखों से खाते हैं एम्बियंस को, आपका एम्बियंस अच्छा होना चाहिए। ये अच्छा है आपका। मैं पहली बार मैंने सुना है खाना खाने से पहले आंखों से खाते हैं। एक्चुअली लोग इंस्टाग्राम पे वीडियोस और फोटोज इसलिए तो डालते हैं क्योंकि उनको लगता है ये एस्थेटिक अच्छा है, इसका Correct. फूड अच्छा लग रहा है, लोग तारीफ करेंगे अगर मैं डालूंगा तो देखो मैंने हम्म। कितनी एक यूनिक चीज़ खाई है। तो शुरुआत मैंने वहाँ से की थी, फिर मुझे रियलाइज़ हो गया कि इसमें तो बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, ये स्केल नहीं हो सकता बिजनेस, लेट्स शट डाउन। तो आपका जो रिवैम्प था, हाँ, रिवैम्प फूड क्लाउड किचन जो बिजनेस था वो मैंने शट डाउन कर दिया। तो वैसे 17 क्लाउड किचन में आपका था टाइप 17 किचन से। हाँ, अब वो हमारी 17 दूसरी किचन्स थी, उनके साथ हमने टाइप करके अपना ही ब्रांड हमने वहाँ पर प्रेजेंट किया था। तो ये ब्रांड किस नाम से था? सारे ब्रांड्स हमारे थे, पिकनिक पिज्ज़ा, ब्रांड बर्गर, चाइनापुर, इस तरह के ब्रांड्स थे हमारे। अच्छा, और ये किसके अंदर आ रहे थे रिवैम्प रिवैम्प में? फूड्स के अंदर है। इन्वेस्टमेंट की अगर मैं पूछूं तो कितना इन्वेस्टमेंट गया था इसका स्टार्टिंग में आपका? 30 से 40 लाख तो मैं लगा चुका था इसके अंदर में, अच्छा। काफ़ी ज़्यादा लगा चुका था। और उस चलो ठीक है, इसके बारे में पूछूंगा मैं, बट इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले मेरा ना समवेयर अराउंड आई हैव 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब आप बोल सकते हो 2 डिकेड के करीब मेरा एक्सपीरियंस है सेल्स एंड मार्केटिंग में। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 15 साल की उम्र से। तो पहले तो मैं ट्यूशन क्लासेस होते थे, ऐसे जैसे इंस्टीट्यूट्स होते थे, उनके लिए स्टूडेंट्स को काउंसल करता था और कन्वर्ट करता था सेल्स में। देन धीरे धीरे फिर मैं CS भी करा था, कंपनी सेक्रेटरी भी करा था, फिर मैं सेम टाइम पे दिल्ली सीट से बॉक्सर भी रह चुका हूँ, वाह। मॉडलिंग भी कर रहा था, तो मैं काफ़ी चीज़ें थी। फिर मेरे पेरेंट्स एक्सपायर हो गए थे तो मुझे फिर फुल टाइम जॉब करनी पड़ी। अच्छा, मैं पहली जॉब किस फील्ड में थी आपकी? मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था मार्क्स एंड स्पेंसर में काम करना, सेल्स एग्जीक्यूटिव। देन उसके बाद फिर मैंने डोमिनोज में काम किया, जो स्टोर में होते हैं वही ना? स्टोर्स में। फिर मैं वोडाफोन मैंने ज्वाइन किया, फिर एयरटेल ज्वाइन किया। तो उसके बाद मेरे को चांस मिला टू वर्क विद सिट्रस पे। सिट्रस पे इज़ द वन ऑफ द पेमेंट गेटवे कंपनी। 2016 के बाद 14-15 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैंने सिट्रस पे? सिट्रस पे 16 में पेयू इंडिया ने एक्वायर किया था। हम्म। इंडिया की अभी तक की आज की डेट में 16 से लेके अभी तक 26 चल रहा है, बट अभी तक इससे बड़ी कोई डील नहीं हुई है फिनटेक इंडस्ट्री में। इंडिया की सबसे बड़ी फिनटेक डील हुई थी सिट्रस पे की। मुझे नंबर्स तो अब याद नहीं है, कुछ अप्रोक्सीमेटली कितना? कुछ 18,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी। मुझे एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है, अगर आप गूगल करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हुआ क्या था उस टाइम, सिट्रस पे जब मैं कर रहा था ना, तो मैंने सिट्रस पे को ज्वाइन किया था एज ए सेल्स कोऑर्डिनेटर। धीरे धीरे मैं ग्रो हुआ सेल्स में, क्योंकि हमेशा से काम किया है मैंने। तो मैं फिर नॉर्थ इंडिया का रीजनल मैनेजर बन गया। आई वॉज द यंगेस्ट एम्प्लॉय इन दी कंपनी। तो 200 लोगों की टीम थी, मैं सबसे यंगेस्ट था और सबसे अच्छी पोजीशन पे था। क्या सैलरी थी? उस टाइम पे ठीक कमा लेते थे, मतलब फिर भी अब तो चला गया ना। के आसपास आ जाता था 2016 में 16 में। लाख रुपए? हाँ, इंसेंटिव मिला के। तो मेरा जनरली काम काम क्या होता था, जो नए नए स्टार्टअप्स होते थे पेमेंट गेटवे, उनको अपना वेबसाइट पे लगाना होता था या फिर ऐप में इंटीग्रेट करवाना होता था। येस बैंक के थ्रू जो भी बैंकिंग से हमारे पास आते थे, बैंकिंग पार्टनर हमारा येस बैंक का था। अच्छा, तो येस बैंक रिलेशन में था। बैंकिंग पार्टनर कैसे? जो आजकल जैसे फोन पे करते तो सिक्योर्ड विद बेसिकली आईसीआईसीआई? जो पेमेंट गेटवे का फीचर है ना, ये बैंक ओन करते हैं, बट अच्छा, क्योंकि इनका एक कोर फीचर नहीं है। बैंक का ना कोर फीचर है बैंकिंग सर्विस। सर्विस इंडस्ट्री। पेमेंट गेटवे एग्रीगेटर्स को, एनबीएफसीज को दे देते थे। अच्छा, तो येस बैंक के साथ जितने भी करंट अकाउंट खुलने वाले स्टार्टअप्स होते थे ना, हम उनको अप्रोच करते थे और उनको पूछते थे अगर आपको पेमेंट गेटवे लगवाना है अपनी वेबसाइट पे, इंटीग्रेट करवाना है, तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने काफ़ी पेमेंट गेटवे, मेरा जैसे कि फासोस मेरा वन ऑफ द फर्स्ट क्लाइंट था। अच्छा, चायोस मेरा फासूस रैप जो आते हैं वही ना? फासोस, जो कि अब रेबल फूड्स बहुत बड़ा ब्रांड है। रेबल फूड्स जिसने, जैसे मैंने रिवैम्प फूड के अंदर कोशिश की है बहुत सारे ब्रांड बिल्ड करने की, वैसे रेबल फूड ऑलरेडी एक वेल एग्जिस्टिंग ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, काफ़ी नाम है उसका इस इंडस्ट्री में। तो फासोस वन ऑफ द अर्ली ब्रांड रेबल फूड है। रेबल फूड अब तो नाम चेंज कर लिया, पेरेंट कंपनी बन गई है। फासोस से शुरुआत की थी उन्होंने। तो चायोस मेरा क्लाइंट था, हमने इनकी वेबसाइट पर ऐप पे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करवाया था। तो मैं सेल्स कोऑर्डिनेटर से फिर मैं सेल्स रीजनल मैनेजर बन गया था, पूरे नॉर्थ इंडिया को हैंडल करता था। तो उस टाइम मेरा काम क्या होता था, नए नए स्टार्टअप्स को जब मैं विजिट करता था पूरे नॉर्थ इंडिया में, तो मैं देखता था कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो चैलेंज फेस कर रहे हैं कि पेरेंट्स नहीं है या फिर पेरेंट्स से दूर रहते हैं, ज़्यादा पैसे होते नहीं थे और ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते थे। तो हम ना स्ट्रीट फूड कार्ट वेंडर्स पे ही खाते थे खाना। मैं भी स्ट्रीट फूड कार्ट वेंडर्स पे ही खाता था। तो उसके चक्कर में ना मेरा 35% ना लीवर डैमेज हो गया था। दिल्ली में ऐसा कोई स्ट्रीट फूड कार्ट वेंडर नहीं है जहाँ से मैंने खाना ना खाया हो। स्ट्रीट फूड? अच्छा। स्ट्रीट फूड जो रोड साइड ठेले होते हैं ना, हम्म। तो वहाँ से हम खाना खाते तो थे। आपके जैसे, अगर एक चीज़ पूछूंगा मैं आपसे, पेरेंट्स मतलब कैसे
मेरे फादर को डायबिटीज़ थी, तो उनकी शुगर ज़्यादा फ्लक्चुएट होती थी, बॉक्सर थे वो, खाने के शौकीन थे। मदर के जाने के बाद उनका मदर को हार्ट अटैक आया था, तो फिर उन्होंने थोड़ा-सा ध्यान देना बंद कर दिया था अपनी हेल्थ अपने के ऊपर। अच्छा तो मदर मेरी गई थी 2003 में, फादर गए थे 2007 में। अच्छा मेरी दादी थी, वो 2011 में चली गई थी, तो उसके बाद से मैं अकेला ही रह रहा हूँ। मेरी 2 बड़ी सिस्टर्स हैं, उनकी शादी हुई थी, फिर मतलब मैं होता कौन करने वाला, बट हाँ, थोड़ा फैमिली ने सपोर्ट करवाया था, तो उस टाइम मैं था जब उनकी शादी करवाई थी। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक हाँ, तो आपने फिटनेस स्ट्रीट पे मैं जब विजिट करता था नए-नए स्टार्टअप्स पे, तो मैंने नए-नए स्ट्रीट फूड कार्ट वेंडर से मिलता था और उनका खाना खाता था। तो मुझे पता नहीं होता था कि कौन सा हाइजीनिक है, कौन सा हाइजीनिक नहीं है। तो मैंने ये देखा, ये चैलेंज है इंडिया में, ज़ोमैटो तो इनको लिस्ट करता नहीं है, क्योंकि स्ट्रीट फूड कार्ट वेंडर्स है, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट के अंदर आते हैं। तो लेट्स डू समथिंग। मैं ना फ़ोटो खींच लेता था उनकी, और अपना एक ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने। बेसिकली पिक खींचता था, और मेरा निकनेम निक है, तो मैं एक वेबसाइट का नाम मैंने रखा पिकनिक। पिकनिक तो फ़ोटो खींच के मैं वेबसाइट पे डाल देता था, ऑर्गेनिकली काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आने लग गया उस वो वेबसाइट किस चीज़ की थी मतलब वो एक तरह का डिस्कवरी प्लेटफ़ॉर्म था। स्ट्रीट फूड कार्ट वेंडर्स को आप सर्च कर सकते हो नियर बाय कि कौन से। अभी भी है वो नहीं, वो बंद हो गया। उसको ही हमने कन्वर्ट किया था डिस्कवरी प्लस डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म में। तो वहाँ पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने लग गया था, काफ़ी लोगों का बोलने लगे कि हम इस फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम रामफल चौक पे हैं, तो यहाँ पर रामफल चौक पे बहुत सारे हैं। यहाँ पर एक केसी मोमोज़ वाला है, केसी मोमोज वाला और 2-3 लोग हैं यहाँ पर जो फ़ेमस है काफ़ी। हमने बहुत उनको लिस्ट किया था। तो लोग बोलते थे हमें ना यहाँ से डिलीवरी भी करवानी है, हम पसंद करते हैं यहाँ का खाना खाना, बट हमें यहाँ से डिलीवरी भी करवानी है। तो मैंने सोचा चलो सिट्रस को क्विट करते हैं, और फिर मैंने सिट्रस को क्विट करके फिर मैंने इसको फुल टाइम किया। और पिकनिक को सेवन हमारे 24 17 एंड तक हमने इस पिकनिक किया था। 2017 तक हमने पिकनिक किया था। तकरीबन 45 लोगों की टीम बिल्ड कर ली थी हमने। पिकनिक में हाँ, बट पिकनिक में समझ नहीं पाया लाइक पिकनिक में आप फोटोज क्लिक करके डालते थे वेबसाइट था वेबसाइट किसकी थी वो ऑलरेडी बनी हुई डिस्कवरी थी प्लेटफॉर्म था बेसिकली पिकनिक, जहाँ पर लोग पिकनिक.in पर विजिट करके देख सकते थे कि कौन कौन से स्ट्रीट फूड कार्ट वेंडर्स उनके एरिया के आसपास है। फॉर एग्जाम्पल अभी चैलेंज क्या था, जैसे आप नए हो, आप अम्बाला जा रहे हो किसी काम से, आपको नहीं पता अम्बाला में स्ट्रीट फूड कार्ट वेंडर्स कौन कौन से अच्छे हैं। अच्छे हैं अच्छा तो हमने वो डाल रखा था प्लेटफॉर्म पे कि आप इस एरिया से जा रहे हो, तो या तो आपको कोई रिकमेंड करेगा तभी आप खाओगे, अदरवाइज आपको पता से कैसे चलेगा कि कौन सा वाला अच्छा है, कौन सा टेस्टी है, कौन सा हाइजीनिक है। तो वो डिस्कवरी वाला जो आप वेबसाइट कह रहे हो वो पहले से बनी थी बस आपने अपना वो डिस्कवरी वेबसाइट हमने ही बनाई थी पिकनिक। अच्छा ब्लॉगिंग करना शुरू करा था, बेसिकली ब्लॉगिंग अच्छा था, ब्लॉग बनाते थे हम। ठीक जैसे है व्लॉग करते हैं ना, वीडियो करते हैं हम। मैं लिखता था उस पे कि वेबसाइट पे कि वन ये ऑफ द गुड प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लेस ये आप स्ट्रीट फूड कार्ट वेंडर्स हैं, इनके पास जाकर आप खाना खा सकते हो। अगर आप पिकनिक का रेफरेंस दोगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो वो वेबसाइट आपने खुद बनाई थी वो वेबसाइट मैंने खुद बनाई थी। कितने हालांकि रुपए मुझे लगे थे इसमें आता नहीं था, बट थोड़ा बहुत दो ब्लॉगिंग हजार हम कर ये लेते थे। बात है 2017 की ये बात है 2015 की। अच्छा कुछ पैसे लगे थे उस टाइम पे वेबसाइट बनाने में 5-6 हज़ार रुपये लगे थे मेरे ख्याल से टोटल। वर्डप्रेस पे वर्डप्रेस पे होस्टिंग वोस्टिंग लेने के, डोमेन के जो पैसे लगते हैं वही पैसे लगे थे, बाकी सारा काम तो खुद ही किया था। तो उसके बाद फिर वो हमने फिर उस जहाँ से डिमांड आई कि हमें ना डिस्कवरी के साथ साथ डिलीवरी भी चाहिए, इन लोगों से खाना भी ऑर्डर करना है, तो फिर मैंने द्वारका में सेक्टर 7 रामफल चौक पे मैंने एक ऑफिस लिया था कोवर्किंग स्पेस में, और ये केसी और ये 2-3 लोग हैं, इनके साथ सबसे पहले शुरुआत करी थी। अच्छा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। बूटस्ट्रैप थे, अ, लोग ऑर्डर कर रहे थे, हम अच्छा ग्रो कर रहे थे। अब क्योंकि अनऑर्गेनाइज मार्केट को हम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे थे ना, तो एक यूनिवर्सिटी है में, उसने मुझे एज अ स्टूडेंट अडॉप्ट कर लिया था। हालांकि मैं ड्रॉप आउट हूँ, बट एज अ स्टूडेंट अडॉप्ट कर लिया था। और आप उन्होंने ड्रॉप आउट हैं कॉलेज से मैं सीएस कर रहा था, अच्छा मैं सेकेंड ईयर में था, तब थर्ड ईयर के बच्चों को पढ़ा देता था, बट क्योंकि उस टाइम पे पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था सर्वाइव करने के लिए, तो मैंने फिर जॉब करना शुरू करा, जॉब करना चुना। मैं पढ़ नहीं रहा था हालांकि, बट क्योंकि वो एक कंपटीशन कर रहे थे, और उनको कोई चाहिए था फेस, ताकि वो उसको आगे लेके जा पाए, प्रमोट कर पाए, ये दिखा पाए कि उनका उनका स्टूडेंट है। तो मैं एज अ स्टूडेंट वहाँ पर गया, उन्होंने फिर एक यूनिवर्सिटी नेशनल लेवल पे ये नाम कॉम्पिटिशन ये कॉलेज का नाम डाल देना हम ऐसा कुछ कर बोलते नहीं सकते हो, कोई इशू नहीं है अब तो। यूजुअली ऐसा होता नहीं है ना कि अलाउड नहीं है तो फिर हमने फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे ना ऑल ओवर इंडिया में कंपटीशन किया था स्टार्टअप्स का। स्टार्टअप कल्चर नया नया चल रहा था उस टाइम पे, तो मैंने पिकनिक रिप्रेजेंट किया था, फिर मेरे को नेशनल सर्च फॉर एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला था उस टाइम पे। अच्छा न्यूज़ में नाम आ गया था, कुछ 1.25 लाख रुपए की फंडिंग भी मिली थी, ग्रांट मिला था बेसिकली। अच्छा और फिर
बड़े प्लेयर्स को, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे बड़े प्लेयर्स का ध्यान हमारी तरफ आ गया था। उन्होंने बोला हम आपकी कंपनी को खरीदना चाहते हैं, बट क्योंकि यंग थे बहुत ज़्यादा, विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस डिसीजन ले लेते थे एकदम से। तो मैंने तो आप ये अकेले कर रहे थे तो मैं अकेला था। फिर आप ये डिसीजन लेते किससे, अपने से ही पूछते थे या किसी कोई मेंटोर? बेसिकली को फाउंडर थे कुछ लोग, जैसे कि एक टेक में पर्सन था, बट वो मैं नहीं बोलता कि भाई आजा को फाउंडर बन जा। अच्छा, उनका इंटरेस्ट नहीं था इस तरह से कुछ, वो जॉब ही करना चाहते, एक स्टेबल लाइफ चाहते थे वो लोग। तो मैंने कहा एक भाई इन्वेस्टर को तो दिखाना पड़ेगा ना कि मेरे पास टेक वाला बंदा भी है, मेरे पास मार्केटिंग वाला बंदा भी है, मुझे तो सेल्स आती है बस। एक बात बताओ, आप जब कह रहे थे कि आपने यहाँ पे ऑफिस ले लिया, ग्रांट वगैरह मिल गया आपको आपके कॉलेज के साइड से, एंड जब आप केसी मतलब जो ये मोमोज या 2-3 कार्ट मेंटर के साथ काम कर रहे थे, ऑर्डर कैसे आ रहा था और क्या कमीशन वगैरह आप ले रहे थे उस टाइम पे? हमने ना फ्लैट मोड रखा था, हम ना 5% कमीशन के ऊपर काम करेंगे। उस टाइम पे मान गए थे सब? उस टाइम पे बहुत खुशी से मान रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे ना स्विगी जोमेटो मेरे ख्याल से 15 से 20% कमीशन ले रहा था उस टाइम पर। अच्छा, अभी 30% ले रहा है, उस टाइम पे 15 से 20% कमीशन ले रहा था। ठीक है। और हमने ना ये बोला था, अब एक और प्रॉब्लम थी, जो कस्टमर है ना, कस्टमर खुद परेशान था स्विगी जोमेटो से, क्योंकि 30% 15 से 20% कमीशन ले रहा था ना, तो वो प्लेटफॉर्म की के ऊपर जो मेन्यू है ना वर्सेस जो उनका रियल मेन्यू, उसके प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे। तो कस्टमर को पता है कि हम यहाँ पर ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। हम्म, पिकनिक के साथ काम करने में उनको फ़ायदा ये था कि वेंडर्स को, कि हम एक तो 5% कमीशन पे काम कर रहे हैं, फ्लैट कितने बड़ा ऑर्डर हो, प्लस डील्स एंड डिस्काउंट हम उनसे बोल रहे थे कि अगर हमारी तरफ से कोई कस्टमर आता था ना, तो आप उसको अपनी हिसाब से, अगर आपको कोई ऑफर चलाना है तो आप चला सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं थी। तो ये ऑर्डर देते कहाँ पे थे वो? हमने एक ऐप बिल्ड कर ली थी पिकनिक नाम से, और आईफोन और ऐप प्ले स्टोर दोनों के लिए हमने, एंड्रॉयड के लिए हमने ऐप बिल्ड कर ली थी। तो कस्टमर्स डाउनलोड करते थे ऐप को और वहाँ से ऑर्डर देते थे। तो अभी हमने जो ऑर्डरिंग वाला सिस्टम था वो दिल्ली के लिए स्टार्ट किया था। अच्छा, शुरुआत हमने यही गुड़गांव द्वारका से ही थी। द्वारका से की थी। ठीक है। तो वहाँ से हमने शुरुआत की थी। देन उस अब मैं बाप पोपे की हम डिस्कशन कर रहे थे, मैं पोपे पे आता हूँ। तो नहीं, उसके बाद मतलब आएंगे हम इस पे, तो फिर आपने वो फिनिश क्यों किया? क्योंकि इतना अच्छा खासा चल रहा था तो आप उसको चला लेते। तो जोमेटो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सॉरी कट कर देना। उस कंपनी ने मेरे को एक्वायर करने की कोशिश की, मैंने सीधा मना कर दिया। अब तुम बहुत बड़े बन गए हैं, नेशनल सर्च फॉर एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिल गया है, विदाउट फंडिंग, बूटस्ट्रैप, 45 लोगों की टीम है, कुछ टाइम रुक जाओ, हम तुम्हें एक्वायर कर लेंगे, तुम होते कौन हो मैं खरीदने वाले। जो बड़े शार्क्स थे मार्केट में। तो मैंने उनको बोला, विदाउट नोइंग दी कॉन्सिक्वेंसेस, उन्होंने पहले मुझे खरीदने की कोशिश की, मैं नहीं बिका। तो मेरी फिर कंपनी में जितने भी एम्प्लॉइज थे सब छोटे थे, यंगस्टर्स थे, सबको 300% सैलरी हाई दे के सबको अपनी तरफ कर लिया। अच्छा, पूरी टीम ही टूट गई। डिलीवरी बॉयज़ को धमकाने लग गए लोग। मेरे जो बैनर थे, पोस्टर्स थे, मैंने जो नए स्ट्रीट फूड कार्ट वेंडर्स के ऊपर लगवा रखे थे, वो सारे फटवा दिए उन्होंने। तो मतलब तो आपने कुछ एक्शन नहीं लिया? कुछ एक्शन एक्शन लेना? ले ही कह सकता था, क्योंकि मुझे प्रूफ नहीं था ना मेरे पास कोई, करने का करेगा कौन, क्योंकि मैंने इस तरह से बात करी तो वही कर सकते हैं, और कोई प्रूफ था नहीं मेरे पास। टीम आपको अप्रोच किसने किया था, मतलब बड़े बड़े कंपनीज? बड़ी, 2 बड़े ब्रांड है, उनमें से एक बड़े ब्रांड ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसने मेरे को अप्रोच किया था। क्या मतलब अप्रोच में क्या किया था कि हम एक्वायर करेंगे? हाँ, क्या ऑफर दिया था? 100% स्टेक एक्वायर करने के लिए बात हुई थी, कि अब ये काम छोड़ दो, ये हमें करने दो, हम इस कैटेगरी में काम करेंगे। तो क्या ऑफर दिया था आपको? उस टाइम पे ऑफर जो दिया था, मेरी इन्वेस्टमेंट थी समवेयर अराउंड 10 लाख रुपए की, और मुझे मिला था 45 लाख रुपए का ऑफर। 45 लाख रुपए का? हाँ, कितने टर्म में, मतलब कितने में? 100% स्टेक नहीं, कब आपने स्टार्ट किया और कितने दिनों में ये सब बातें? विद इन 6 मंथ। विद इन 6 मंथ में? इन 6 मंथ 45 लाख का ऑफर मिला था। मैंने मना कर दिया था कि नहीं, हम तो इसको आगे लेके चलेंगे। तो फिर उन्होंने सारी टीम एक्वायर कर लिया। फिर मेरे पास कोई बचा नहीं, ऐप बनाने के लिए कोई बचा नहीं, डिलीवरी करने के लिए कोई बचा नहीं। पैसा जो भी आया था, हमने जो कमाया था, वो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ऑफिस, फर्नीचर पे, सब पे लगा दिया। तो पैसा खत्म हो गया था मेरे पास बिल्कुल। तो मैंने कहा यार अब क्या करें, सेल्स ही आती है करनी, और स्ट्रीट फूड कार्ड वेंडर्स के लिए कुछ करते थे, चलो एक काम करते हैं, स्ट्रीट फूड कार्ड डाल लेते हैं। फिर मैंने दोस्त से थोड़े से पैसे उधार लिए, और एक MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाया, एक स्कूटर के साथ चलता फिरता कैफ़े, जिसको हमने नाम दिया पिकनिक स्कूटर कैफ़े। वो हमने स्टार्ट किया, वो भी अच्छा चला। 3 फ्रेंचाइजी सेल कर दी, चौथी फ्रेंचाइजी के पैसे आ गए थे 5। कितने में वो फ्रेंचाइजी दे रहे थे आप? हम 1.5 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी दे रहे थे उसकी। और क्या कॉस्टिंग बैटरी थी आपके उसको बनाने में? उसकी कॉस्टिंग हमारे पास सब में अराउंड 60 to 70,000 उसकी कॉस्टिंग थी, क्या बोलकर स्कूटर हटाकर। अगर अच्छा। स्कूटर भी लगाओ तो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती थी। क्या बोलकर फ्रेंचाइजी दे रहे थे कि कितना कितना? का मोस्ट अफोर्डेबल
कैफ़े चाहिए, मूवेबल कैफ़े किस नेम से था ये? पिकनिक नाम से ही हमने स्टार्ट किया था। तो क्या मतलब क्यूजीन कौन सी थी इसमें? हमने शुरुआत करी थी चाइनीज़ के साथ और कुछ बारबेक्यू आइटम्स भी रखे थे हमने। मेजरली चाइनीज़ था। और टिकट प्राइस? टिकट प्राइस एवरेज था ₹200 फॉर 2, 200, मतलब 2 बंदे। ₹100 में एक बंदा खा सकता है। अच्छा, ठीक है। एक एवरेज कुजीन का प्राइस यही आसपास था। तो आपने अकेले पॉकेट फ्रेंडली ही रखने की कोशिश की थी हमने उसको। आपने अकेले स्टार्ट किया था ये? 2 लोग थे मेरे साथ उसमें। हमने वो स्टार्ट किया, उसके बाद 3 फ्रेंचाइज़ी अच्छे से एक कंपनी होना आउटलेट था, इसके अलावा 3 फ्रेंचाइज़ी हमने सेल कर दी थी। अच्छे खासे प्रॉफिटेबल थे। चौथी फ्रेंचाइज़ी के पैसे आ गए थे। वो ऑपरेशनल जस्ट हुई थी द्वारका में। 5वीं की उस टाइम पे पैसे आ गए थे हमारे पास और कोविड आ गया। अच्छा, ये बात है 2020 की? ये बात है 2019 की। 19। तो हमें फिर वो बिज़नेस शट डाउन करना पड़ा। पहले तो हमने जो फ्रेंचाइज़ी ओनर थे, हमें क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था कितना टाइम चलेगा। जिन्होंने बोला थोड़े टाइम की बात है, इसको ऑपरेशनल करेंगे। बट किसी का पैसा होल्ड करना, अगर मैं बात करूँ, एथिकल नहीं है। एथिकल नहीं। तो फिर हमने वो कमिटमेंट दी कि हम इतने टाइम में आपको इस पैसे, ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है, इसके ऊपर हम आपको एग्ज़िट दिलवाएँगे। कमिटमेंट दी थी, इस वजह से हमने सारा पैसा उनको वापस करा। फिर से जॉब करनी पड़ी, फिर से सेल्स एग्जीक्यूटिव ग्राउंड से, क्योंकि डिग्री थी नहीं। कितने रुपए की सैलरी क्या थी आपकी उस टाइम पे जब 20,000 से स्टार्ट किया था, फिर से वापस से वापस सब कुछ खत्म होने के बाद? सब कुछ खत्म होने के बाद फिर पर से कोविड में तो स्ट्रीट कार्ड वेंडर का काम, फूड का तो थोड़ा बहुत चल रहा। ऑनलाइन था। ऑनलाइन था। ऑनलाइन था। तो मैंने देखा कि ना डिजिटली मेरे पास कोई एक स्किल नहीं है। सेल्स का स्किल है, कुछ भी बेच सकता हूँ, बट डिजिटली कुछ नहीं आता मेरे को करना। डिजिटल मार्केटिंग करनी नहीं आती। तो मैंने एक कंपनी थी, ब्रांड समोसा, जो ठीक है। B2B बिजनेसेस के लिए मार्केटिंग करते थे। वहाँ पर एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव मैंने ज्वाइन किया। धीरे धीरे टीम हेड हुआ, सेल्स लीड हुआ, टीम हेड हुआ, टीम लीड हुआ, फिर सेल्स हेड हुआ, फिर VP बन के उस कंपनी को छोड़ा। ब्रांड समोसा को ब्रांड समोसा में क्या करते जो थे? उनके फाउंडर थे, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी मेरी उनके साथ। अभी मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। क्या करते थे वो? मतलब समोसा बनाते थे B2B के लिए? नहीं, हम डिजिटल मार्केटिंग करते थे फॉर B2B बिजनेसेस। ब्रांड समोसा नाम इसलिए रखा था कि हम ना जो स्ट्रेटजी बिल्ड करते थे वो कस्टमाइज होती थी। छोटे स्टार्टअप के लिए भी होती थी अलग से स्ट्रेटजी, और बड़े जो 100-150 साल पुरानी कंपनी है, अच्छा। जिनके 500 एम्प्लॉइज़ हैं, उनके लिए भी स्ट्रेटजी हम बिल्ड करते थे। तो उनके लिए अलग से स्ट्रेटजी होती थी। तो कस्टमाइज समोसा बेसिकली कस्टमाइज है। चटनी के साथ भी खा सकते हो, सब्जी के साथ भी खा सकते हो, जिसका जो बजट है उसके हिसाब से खा सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट फाउंडिंग टीम मेंबर कह सकते हो ब्रांड समोसा का मुझको। मैंने काम किया उनके साथ, काफ़ी अच्छा लगा काम करके। जब अब छोड़ा था तो क्या सैलरी थी आपकी? अ, वापस से जो मैं जो पिकनिक करने से पहले सिट्रस में ले रहा था, उतनी मैं उठाने लग गया था, इंक्लूडिंग इंसेंटिव। मेजरली सेल्स पर्सन का ना इंसेंटिव का पैसा। ज़्यादा पैसा बनता है। तो कभी-कभी ऐसा होता था पूरी टीम की सेल्स मुझे ही करनी पड़ रही है। काफ़ी अच्छा, मतलब एक टाइम पे सेल्स को मैं हेट करता था, बट धीरे-धीरे मैं सेल्स प्रोफ़ेशन को पसंद करने लग गया, क्योंकि ना एक कहावत है, गंजे को कंघी बेचना। हमने बचपन से तो वही सुनी थी। तो ऐसा लगता था सेल्स पर्सन की जॉब ना बहुत ज़्यादा पुशी होती है, और कोई बहुत भी उसको ना पसंद नहीं करता। वन ऑफ द सबसे स्किल अगर लाइफ में आज के टाइम पे किसी को सीखनी है ना, तो मुझे ऐसा लगता है वो सेल्स की सीखनी चाहिए। अगर आपको सेल्स आती है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो पहले थॉट प्रोसेस ये था कि ना सेल्स ना बहुत सेल्स में काम करने वाले लोग ना बहुत ज़्यादा चेपू काइंड ऑफ होते हैं, और मुझे नहीं करना यार सेल्स। मैं बचपन में सोचता था, मेरे फूफा जी हैं, वो इंश्योरेंस का काम करते थे। तो वो बोलते थे कि इंश्योरेंस में आ जाइए, बट मुझे ना कहीं से लगता था कि नहीं, मुझे ना सेल्स नहीं करें, कुछ भी करवा लो, सेल्स नहीं करनी। बट किस्मत को क्या मंजूर था ये नहीं पता था। सेल्स करी, फिर धीरे अक्सर धीरे जिस चीज़ों से भागो ना वो चीज़ें ही पास आती हैं। राइट। सो सेल्स जो मैं करता था, मैं इस तरह की सेल्स करता था, वैल्यूडेशन सेल्स या फिर कंसल्टेटिव सेल्स बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे मैंने अभी एक कहावत बोली थी, गंजे को कंघी बेचने वाली। तो लोग उस तरह के सेल्स पर्सन से दूर भागते हैं। और क्या ही कर लोगे आप, 10 रुपए की कंघी बेच के किसी गंजे को, उसको बेचो ना हेयर ट्रांसप्लांट 10 लाख रुपए का। तो हम बेसिकली उससे बात करनी होती है, भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है। वो बताएगा मेरे सर पे बाल नहीं है, तो इस वजह से मुझे लोग बुली करते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई। वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो ना। तो उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, उसके बाल नहीं है। उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कुछ और, जो तुम बेचने की कोशिश कर रहे थे, अपना प्रोडक्ट चिपकाने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं है। उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, उसके पास बाल नहीं है, उसको बाल दो। तो हेयर ट्रांसप्लांट बेचो ना उसको, 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचो, उसकी जिंदगी में आपने चेंज कर दिया। वो खुश हो गया, वो 10 गंजों को रेफर करेगा कि सही बात है। भाई ने मेरा काम कर दिया, अब देखो मेरी लाइफ चेंज हो गई है, और मेरी अब गर्लफ्रेंड भी है, मेरी शादी भी होने वाली है। और देखो, मेरे को पहले लोग बुली करते थे, अब मैं रिस्पेक्ट मिलती है मेरे को हर जगह से, तो तुम भी जाकर करवाओ। तो ये करना होता है बेसिक सेल्स में।
वैलिडेशन सेल्स बोलते हैं उसको, कंसल्टेटिव सेल्स बोलते हैं। तो ये करते हुए ना मेरे को काफ़ी मज़ा आता था। ब्रांड समोसा में मैंने ये सीखा और हमने काफ़ी अच्छी सेल्स की वहाँ पर, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी उनके फाउंडर के साथ मेरी। बट लग रहा था कि कुछ ना अंदर से कमी है। मैं अभी भी ना, मैं उस चीज़ के लिए नहीं हूँ, मुझे ना फूड एंड बेवरेजेस के अंदर ही जाना है। फिर उसके बाद फिर मैंने माइंडस्मिथ करके कंपनी ज्वाइन की थी। बीच में मैंने कबाब कुमार किया था, बट अगेन वो फेल हो गया था। कब आप concept। बनाता था? कबाब, मेरा एक फ्रेंड था मास्टर शेफ में आता था, मास्टर शेफ सीजन 5 में आया था आई गेस, उसका नाम आकाश सोनकर है। तो उसका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है कबाब का। तो मैं वहाँ से सोर्स करता था और मैं आगे सप्लाई करता था स्ट्रीट फूड कार्ट वेंडर्स को। वो भी अच्छा चला, बट मैं वहाँ पर ना क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैंने शट डाउन कर दिया उस बिजनेस को। कितने और पैसे लगे थे उसमें? तो उसमें मेजरली मैं ट्रेडिंग ही कर रहा था, तो ज़्यादा पैसे नहीं लगे थे। मतलब अपनी ट्रेडिंग मीन की वहाँ से माल उठाया और आगे दिया, हाँ, ट्रेडिंग कुछ कमीशन अपना रख लिया। ब्रांड अपना खुद एक बिल्ड करके पैकेजिंग में डाल के, एक हमने D2C भी करा था उसके अंदर, स्विगी जोमेटो पे प्लस इंस्टामार्ट पे हमने किस नेम से था आपका? कबाब कुमार नाम से हमने किया था। और काफ़ी अच्छी यूनिक पैकेजिंग कर रखी थी। तो वो एक D2C सेगमेंट के लिए अच्छी यूनिक पैकेजिंग कर रखी थी और B2B सेगमेंट के लिए हमने ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग रखी थी जिसके अंदर कॉस्टिंग कम होती है। वो हमने स्ट्रीट फूड कार्ट वेंडर्स को दिए थे, होटल्स को भी देते थे, कैफ़ेज़ को भी देते थे, स्ट्रीट फूड कार्ट वेंडर्स को भी देते थे। बट उसकी क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैंने बंद कर दिया। ब्रांड समोसा को छोड़ चुका था, कबाब कुमार बंद कर दिया। तो फिर मुझे ऑफर मिला माइंडस्मिथ के साथ काम करने का। माइंड्स माइंडस्मिथ सो बेसिकली साइकेट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट की कंपनी थी, डॉक्टर्स थे। उनकी कंपनी की जो को फाउंडर थी उनका नाम था पिया। उन्होंने मुझे अप्रोच किया क्योंकि वो ब्रांड समोसा में मेरे साथ काम करती थी। तो उन्होंने मेरा काम देखा था B2B में, किस तरह से मैं सेल्स करता था। बेसिकली मैं जो सेल्स करता था, जो भी मैं क्लाइंट लेके आता था, वो 6-6 महीने, साल-साल, 3-3 साल-साल इकट्ठा एडवांस पेमेंट कर देता था। क्यों एडवांस पेमेंट कर देता था? क्योंकि मैं उसको पूरी जर्नी दिखाता था। उसके बाद भी वो कस्टमर जुड़ा रहता था, क्योंकि को ना कभी भी फ़ॉल्स कमिटमेंट नहीं करता था। मैं उसको प्योर क्लियर पिक्चर, ट्रांसपेरेंट पिक्चर दिखाता था और मैं ना लेट हिम टू बी अ हीरो ऑफ हिज पिक्चर। मैं उसको उस पिक्चर का हीरो ही बनाकर रखता था कि भाई देखो ये आपके साथ ये काम होगा, आप ऐसे काम करोगे, ये पूरी पिक्चर दिखा देता था साल की। तो एक इकट्ठा एडवांस में पेमेंट आ जाता था। तो उन्होंने मेरा काम देखा था, इस वजह से उन्होंने माइंडस्मिथ में मुझे बोला कि ज्वाइन कर ले। सेल्स हेड मैंने ज्वाइन किया। बट आगे अंदर से लग रहा था यार, मैं ना ये जो काम कर रहा हूँ ना, साइकोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजी मेरे समझ के बाहर है। हालांकि प्रॉब्लम्स मेरे को एक टाइम पे हुई। ये बात है 2020 की? ये बात है 2023 की। अच्छा। 23 की 1 साल मैंने माइंडस्पेस के साथ काम किया। मुझे लग रहा था कि आई एम नॉट बिलोंगिंग हियर। दैट कम्युनिटी। हाँ। तो मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया, क्विट कर दिया। बेसिकली मैं उनसे बोलता था काम दे दो मुझे, काम दे दो। वो काम नहीं दे पाते थे, तो मैंने बोल दिया था मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, अब मैं अपना नया स्टार्टअप करूँगा। और मेरा कॉन्सेप्ट था, उन्होंने बोला ठीक है, एग्री है। तो क्योंकि तेरा जिसके अंदर मन लगेगा वही कर पाएगा, तू ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं हो पाएगा तेरे से। ठीक है। तो मैंने माइंडस्मिथ को क्विट करके फिर ये रिवैम्प फूड स्टार्ट किया था। फिर वो रिवैम्प फूड में 17 क्लाउड किचन बिल्ड की मैंने। उसके बाद बट फिर ये कहानी, ये वाली जो आपका पार्ट था, ये तो 2017 में था ना, जो 16-17 क्लाउड किचन थे आप? नहीं, ये 2024-25 की बात है, 25 की बात है। तो 23-24 मैंने माइंडस्मिथ के साथ काम किया था। 24-25 मैंने रिवैम्प फूड किया। तो रिवैम्प फूड में 17 क्लाउड किचन तक बिल्ड की थी, वापस से शट डाउन कर दिया। उसी दौरान फिर मेरे को एक कैफ़े जो कि F9 गो गार्डन कॉम्प्लेक्स में है, वहाँ पर जैसे ही बाकी क्लाउड किचन के साथ टाइप किया था, वैसे ही वहाँ पर टाइप किया था। उन्होंने बोला वी आर नॉट एबल टू मेक इट पॉसिबल फॉर अस, हम इसको प्रॉफिटेबल नहीं कर पा रहे हैं अपने लिए। अगर आपको ये लोकेशन एक्वायर कर दे तो कर लो। हम देखा फुटफॉल ठीक है और गो कार्टिंग के कस्टमर आते हैं, तो बाकी सारे क्लाउड किचन तो चल ही रहे हैं उस टाइम पे। फिर यहाँ पर काम किया, इस लोकेशन को हमने प्रॉफिटेबल बना दिया था। फिर धीरे धीरे देखा बाकी इस क्लाउड किचन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे, हम सबको हमने शट डाउन किया और इसी लोकेशन पे हमने काम किया था। फिर पहले फुल फ्लैज आप इसी लोकेशन पे काम कर रहे थे? फिर सारा ऑफलाइन ही कितने रुपए में स्टार्ट किया था ये आपने? हमने मैं कैसे 3 से 4 लाख रुपए में स्टार्ट किया था वहाँ पर। अकेले सिंगल आप ही? हाँ, मैं अकेला ही मैं ही था। तो स्टाफ जो हमारे पास थे, जो हमारे बाकी कुजीन्स को बिल्ड करते थे, मेरा स्टाफ काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहा है मेरे साथ। तो उन्होंने मेरे को हेल्प किया वहाँ पर सेटअप करने में। तो वहाँ पर हमने सेटअप किया, उस लोकेशन को हमने प्रॉफिटेबल बना दिया। बट अगेन डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था। सर्दियाँ तक हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा था, हर महीने हम 30% के हिसाब से ग्रो कर रहे थे। अच्छा। कितने की सेल हुई थी पहले महीने? पहले महीने हमारी लाख रुपए की सेल हुई थी, फिर 1.5 लाख, 2 लाख, ऐसे ऐसे सेल्स बढ़ रही थी हमारी। फिर जैसी ही गर्मी आई, क्योंकि वो ओपन एयर कैफ़े था, गर्मियों में एकदम से 50% सेल्स डाउन हो गई हमारी। 31 मार्च के बाद अप्रैल में हमारी जो सेल्स हुई थी वो 50% डाउन हो गई। क्यों? मार्च के बाद, क्योंकि गर्मी आ गई थी। 2 रीज़न थे, एक तो गर्मी आ गई और लोगों की छुट्टी हो गई। जो किड्स आते थे वहाँ पर, उनकी छुट्टियाँ हो गई, वो ना उन्होंने आना बंद कर दिया। ऊपर से जो लोग आते थे गर्मी की वजह से, उन्होंने फिर से गो कार्टिंग करना बंद कर दिया। तो बेसिकली गो कार्टिंग के ही कस्टमर आ रहे थे हमारे पास। गर्मी में कम हो जाता है काम? गर्मियों में कम हो जाता है। फिर मैंने एनालिटिक्स देखा कि
किस डिपार्टमेंट की सेल कैसी है मैं हमेशा देखता रहता था एनालिटिक्स, उसके बेसिस पे ही डिसीजन लेता था, डेटा ड्रिवन डिसीजन लेता था मैं। तो मैंने देखा कि मेरे बेवरेज डिपार्टमेंट में ना सेल्स बढ़े जा रही है, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मी हो, बढ़े जा रही है। अच्छा। फूड में बेशक से कम हो रही है, बट अभी गर्मियाँ आने वाली तो और ज़्यादा बढ़ेगी, एक्सपेक्टेड था। तो फिर मैंने क्या करा कि पहले एक छोटा सा वाटर बॉटल का मैंने प्लांट सेटअप किया, एक छोटा सा फसाई लाइसेंस लिया अपनी वाइफ के नाम पर। मैंने वाटर बॉटल का प्लांट सेटअप करा और वो ही अपने कैफ़े में बेचा। उससे मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ बेवरेज वाटर इंडस्ट्री में, बॉटल खुद का पानी बनाकर? हाँ, एन प्योर नाम निकाला था। हालांकि बाद में देखा तो किसी का के पास उसका ट्रेडमार्क था, एम प्योर एन प्योर, एंड प्योर। एन फॉर नागपुर, मेरा अच्छा, नाम एन इनिशियल। अच्छा। हाँ, तो मैं एन प्योर करके मैंने वाटर बॉटल स्टार्ट किया अपने कैफ़े में। प्रीमियम वाटर बॉटल में स्टार्ट किया था, 30 रुपीज़ में मैं सेल करता था, ना ज़्यादा महंगी, 1 लीटर की? 1 लीटर। तो लोग 20 रुपये ईजिली देते हैं। मैंने कहा प्रीमियम पैकेजिंग रखूंगा तो 10 रुपये ईजिली देंगे, और लोकेशन ऐसी थी तो लोग खुशी से देते थे, पूछते भी नहीं थे कि कितना महंगा क्यों है। कभी उनको फील ही नहीं हुआ, उनको इवन लगता था कि बोतल की यूनिक शेप है, काफ़ी अच्छी बोतल है, 30 रुपये तो बहुत वर्दी है। हम्म। उससे ना मैं पूरे महीने का ना अपना सेल रेंट निकालने लग गया उस लोकेशन की, बॉटल, अपनी पानी की बॉटल बेच के? पानी बेच बेच के। तो मैंने कहा मेरे साथ मुझे स्केल करना था। तो आपने वाटर प्लांट जैसे लगाया सपोज, तो कितने इन्वेस्टमेंट लगा था उसमें आपको? कुछ नहीं, मतलब छोटी मोटी मैंने मैनुअल मशीन ही ली थी, पंप फिलर वगैरह भी अच्छा, आता। वो उसमें फिल करके आप हाँ, ले देते थे? मैंने आर लगाया, एक कमर्शियल आर, 40 लीटर की कैपेसिटी होती है जो पर आवर की, तो 10-1 हज़ार रुपये में वो आर आ जाता है। मतलब सारा जुगाड़ करा, ठीक है। लाइसेंस ले लिया था, हालांकि मैंने एक फसाई का लाइसेंस ले लिया था, मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस ले लिया था, जिसके बेसिस पे आप काम कर सकते हो। तो इलीगल कुछ नहीं था, हमने लाइसेंस लेके प्रॉपर सेटअप करके, छोटा सेटअप करके, कोई भी कर सकता है उस काम को स्टार्ट, ऐसे हमने उस काम स्टार्ट किया। फिर मुझे देखा कि मैं इस बिजनेस को ना स्केल कर सकता हूँ, बट क्योंकि पानी थोड़ा सा ना कॉमन था, वो मुझे पानी के अंदर नहीं करना था। फिर मैंने रिसर्च किया कि बेवरेजेस के अंदर ट्रेंड क्या है इंडिया का। तो मैंने देखा ट्रेंड ना इंडिया का है जेनजी, जो स्पेशली इंडिया यूथ है, वो ना किसी भी इकोनॉमी को हिला सकता है। जैसे आपने देखा होगा अभी नेपाल में क्या हुआ, सब जेनजी ने किया है, गवर्नमेंट चेंज कर दी उन्होंने गवर्नमेंट तो। चेंज कर दी। इंडिया में सबसे ज़्यादा ना यूथ ही है जो एक्टिव है और मास कंज्यूम करता है, मास कंजप्शन करता है। 30+ एज अबव है ना, वो ना थोड़े से ब्रांड लॉयल, ब्रांड कॉन्शियस है। जो यूथ है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता है। और आज की डेट में मैंने देखा है यूथ ना, जो भी उसका ट्रेंड है वो ड्रिंक्स की तरफ, अगर मैं बेवरेजेस की तरफ बात करूँ तो ना हेल्दी बेवरेज की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट। ज़्यादा झुकाव है उनका। तो इंडिया में देयर आर ड्रिंक्स जैसे कि माचा जापानीज ड्रिंक है, कंबूचा जापानीज ड्रिंक है। मैंने कहा इंडिया की ड्रिंक पुरानी ड्रिंक है कांजी, उस पर कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है। मेरे क्योंकि कैफ़े पे गो कार्टिंग कॉम्प्लेक्स में था, वहाँ पर ना बियर की डिमांड आती थी, तो मैं अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता, इसलिए मैं प्रमोट भी नहीं करता, और लीगल इश्यूज भी थे उसको प्रमोट करने के। तो मैंने सोचा कि कांजी भी फर्मेंट होकर बनती है, बियर भी फर्मेंट होकर बनती है, तो क्यों ना कांजी से बियर बनाई जाए। और मैंने इंडिया की पहली प्रोबायोटिक बियर बना दी, हेल्दी नॉन अल्कोहलिक, और वो मैंने अपने कैफ़े पे सेल की। अगेन वीकेंड्स में सेल काफ़ी अच्छी गई, बट फिर मैंने धीरे धीरे उसके सेल्स डाउन होते हुए देखा कि जो यूथ है वो बोलता था अगर हमें बियर ही पीनी ना भाई तो मैं अल्कोहलिक पीऊँगा। नहीं तो एक मिनट, जब कांजी की शुरुआत हुई तो आपने केन में की थी उसको या? हमने ट्रांसपेरेंट कैन के अंदर पहले जो हमने बियर बेची थी, हमने कांच की बोतलों के अंदर, किंगफिशर और बीरा की पाइप बॉटल होती है ना, रहती है, हाँ। उनको रिसाइकिल करके हम रिसाइकिल कैसे किया आपने वो, मतलब? रिसाइकिल कैसे किया, मतलब उसको अच्छे से साफ करके, स्टिकर हटा के, उसको अच्छे से रिसाइकिल करके, गर्म पानी से साफ करके, उसको डिसइंफेक्ट करके पूरा प्रॉपर से, उसके अंदर फिर हमने अपनी कांच कांच से भी बनी डाल हुई दी? बियर अच्छा। बियर की शुरुआत की थी। बट 2-3 चैलेंज थे। पहला चैलेंज था कि क्योंकि वो फर्मेंटेड बियर थी और लाइव बैक्टीरिया था उसके अंदर, तो वो ना बहुत ज़्यादा फर्मेंट हो रही थी, और बियर की बोतल ना फ्रिज में पड़े पड़े भी ब्लास्ट हो जाती थी, क्योंकि उसके अंदर लाइव बैक्टीरिया था। और उसका टेस्ट, मैं पहले बियर पीता था, मुझे पता है बीरा ब्लोंड का हमने टेस्ट देने में कामयाब हो गए थे। दूसरा चैलेंज आ रहा था उसके साथ कि ना बियर बस एसोसिएट होने की वजह से मेरी जो कैफ़े पे ज़्यादातर सेल जाती थी किड्स की और फैमिलीज़ की, वो दे डोंट वांट टू एसोसिएट विद दी ब्रांड, क्योंकि खरीदना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि बियर वर्ड एसोसिएट था। बियर वाली? कोई भी पेरेंट ना अपने बच्चे को बियर नहीं पिलाना चाहेगा, हालांकि हेल्दी बियर थी, बट दे डोंट केयर, बियर नाम है तो मतलब गलत है, परसेप्शन बन चुका है। यूथ, कुछ उनमें से कुछ यूथ था जो जिसको मैं मेन टारगेट कर रहा था, वो कह रहा कि अगर बियर ही पीनी है तो मैं अल्कोहलिक बियर पीऊंगा, मेज वाली बियर को क्यों पीऊंगा, क्योंकि हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही थी उसको बनाने में। तो हमने जो प्राइस रखा था 150 रुपये की,
इस रेंज में तो हमारे को नॉर्मल बियर मिल जाती है, उसमें नशा तो मिलता है कम से कम। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी थी आपके इसमें बियर में हमने कांजी? छोटा सेटअप किया था, फिर भी 20-30 हज़ार रुपये लगाया होगा। नहीं, जो बॉटल आप कितनी ml की बॉटल थी अपनी कांजी की? वो कांजी बियर जो थी वो 300 ml की बोतल थी। बनाने में क्या कॉस्टिंग आती थी इसकी? सच बताऊं उस टाइम ना कॉस्टिंग मैंने देखी नहीं, कि कॉस्टिंग में तब देखता जब मैं उसको स्केल करने की डायरेक्शन में नहीं, जाता। फिर भी मतलब सब एक्सपेरिमेंट ही चल रहा था। अच्छा, तो आप ये 150 रुपए की बेचते थे उसको? 150 रुपये बेचते थे, मुझे लगता था मैं प्रॉफिटेबल हूँ उस टाइम पे, बट क्योंकि वो डिसीजन मैं हमेशा ना जो भी डिसीजन लेता हूँ ना कैलकुलेटिव डिसीजन लेता हूँ, रिसर्च बेस पे जिस तरफ ट्रेंड जा रहा था ना उस तरफ डिसीजन लेता हूँ। इसका भी तो रिसर्च आपने जैसे बॉटल निकाली तो उसका रिसर्च किया होगा। समवेयर अराउंड हमारे को कॉस्टिंग आ रही थी उसकी 70 to 80 रुपीज आफ्टर फर्मेंटेशन, आफ्टर एडिंग ऑल दी इंग्रेडिएंट्स, दिन लगा के जो हम 3 से 4 दिन लगा रहे थे फर्मेंटेशन कर रहे थे, मेरे ख्याल से 70 to 80 रुपीज़ की इसकी मैक्सिमम कॉस्ट हो रही होगी। बट हालांकि हमने ज़्यादा उस पर ध्यान दिया नहीं, क्योंकि मुझे था पहले देखूँ डिमांड स्केल तो उसी चीज़ को करेंगे ना जो लोग इस चीज़ को खरीदेंगे। तो निखिल भाई, अब मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो पोपोई ब्रांड है हम्म। ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत मेरे कैफ़े से हुई, दो मैं अपने कैफ़े पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रहा था बेवरेजेस के अंदर। मैंने कांजी की शुरुआत करी, कांजी बेचने की कोशिश करी, यूथ को बेसिकली मेरे को टारगेट करना था। ठीक है। मैं उनके लिए कुछ ड्रिंक बनाना चाहता था जो कि हेल्दी हो, क्योंकि वो हेल्दी ड्रिंक की तरफ जा रहे थे। बाहर इंडिया के बाहर की ड्रिंक्स थी, माचा कम्बूचा से उनके पीछे पड़े हुए थे। मैंने कहा इंडिया की कोई ऐसी ड्रिंक होनी चाहिए जो लोग फील करें दिस इज़ इंडियन ब्रांड। कांजी से शुरुआत करी, कांजी लोगों को पसंद नहीं आया उसका टेस्ट, तो मैंने सोचा कि देखा कि इंडिया में एक गैप है बेवरेज इंडस्ट्री में, स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ किसी ड्रिंक को हेल्दी है, वो सुपर हेल्दी है, तो वो टेस्टी नहीं है। अगर वो टेस्टी है तो हेल्दी बिल्कुल नहीं है। करेक्ट है। बट दे आर सम ड्रिंक्स जो टेस्टी और हेल्दी होने का क्लेम करते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा महंगे प्रीमियम है, 150, 200 रुपए की ड्रिंक्स है, और अफोर्डेबल नहीं है। अफोर्डेबल नहीं है, प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। कोई ऐसी ड्रिंक नहीं है जो कि इंडिया के लोगों के लिए बनी हो और इंडिया के प्राइस पॉइंट के साथ हो, मास कंजप्शन में अफोर्डेबल हो, 10 रुपये या 20 रुपये के प्राइस पॉइंट पर है। ठीक है। तो मैंने सोचा कि कार्बोनेटेड बेवरेजेस में लोग बोलते हैं कि टेस्टी है, इसके अंदर ना गवर्नमेंट ने 40% जीएसटी डाल रखा है, सिनगुड की कैटेगरी में डाल रखा है। क्यों? क्योंकि ना सिंथेटिक फ्लेवर, सिंथेटिक कलर, चीनी भर भर के डालते हैं, पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं इसके अंदर। शुगरी ड्रिंक्स में अभी सितंबर से 40% आ गया है। पहले भी 40% था, पहले 18 टैक्स, 10 12% हाँ सेस। 28, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक पहले है। 40% ही लगता था राउंड फिगर में। तो आपके माइंड में नहीं आया कि मैं इस सेगमेंट में जा रहा हूँ, पोपाई खड़ा कर रहा हूँ मैं? मेरे को ना स्टार्टिंग से चुल है थोड़ा सा ना चैलेंजिंग काम करने की, कि वो वहां पर काम करेंगे जहाँ किसी से बस की ना हो रहा हो। कार्बोनेटेड बेवरेजेस में किसी ने भी नहीं करने की सोची जो मैंने करने की कोशिश करी, कि अफोर्डेबिलिटी के साथ हेल्दियर ड्रिंक बना कर दो इंडिया के लोगों के लिए। बच्चे पीते हैं ड्रिंक, इतनी ज़्यादा शुगर होती है, सबको पता है शुगर ना बॉडी के लिए ख़राब है। बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ, वो ऐसी चीज़ें डालते हैं ड्रिंक्स के अंदर। इसी वजह से तो गवर्नमेंट ने 40% जीएसटी डाला, सिन गुड्स की कैटेगरी में डाल दिया उसको, क्योंकि वो एक तरह से कचरा मिल रहा है। और गर्मियों में ना सबका कंजप्शन हो जाता है, लोग पी जाते हैं, फैमिलीज़ में घर पे लोग मेहमान आते हैं उनको सर्व करते हैं, तो उनका कुछ ऐसा हेल्दियर ऑप्शन होना चाहिए। देखो मैं पूरा हेल्दी तो नहीं कर सकता 10 रुपये के अंदर, क्योंकि इसको उसकी एक लिमिट है, बट शुरुआत कर सकते हैं हम, लोगों की लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं हम। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं कि वो टेस्ट भी मेंटेन रहे, क्योंकि इंडिया में ना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी तो टेस्ट ही रहेगी, हेल्थ तो ठीक है, लोगों का रुझान है, लोग अवेयर हो रहे हैं हेल्थ की तरफ, बट अगेन पहली तो प्रायोरिटी टेस्ट ही है। तो मैंने कहा टेस्टी में कुछ हेल्दी तो करेंगे ही करेंगे। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने काफ़ी R&D करी, काफ़ी रिसर्च किया, तो मुझे पता चला देयर इज़ अ बैक्टीरिया कॉल्ड बैसिलस कॉन्गुलेंस, ठीक है। जो कि इकलौता ऐसा बैक्टीरिया है, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है, जो कि सच में आपके गट में जाता है, और वो ना आपके गट में पहुंचकर वो सस्टेन हो सकता है, क्योंकि वो एसिडिक इन्वायरमेंट, क्योंकि जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर में इसको समझाना चाहूँगा दही से। दही के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, गुड है। बैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं हम लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। तो जब भी हम लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, तो जब भी हम कुछ खाते हैं ना, तो हमारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है, हमारी बॉडी ना एंजाइम्स छोड़ती है उस खाने को पचाने के लिए, एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, और हमारे स्टमक तक जाकर जाकर वो ना उसका बैक्टीरिया ऑलमोस्ट मर जाता है। आप मान के चलेंगे 100% में से 5 से 10% ही सस्टेन हो पाता है, वहाँ तक पहुँच पाता है आपके गट में, और आपकी गट में जाता है, ठीक है। और वहाँ पर ना अपनी कॉलोनी बिल्ड करता है बैक्टीरिया। ओके। गुड बैक्टीरिया कॉलोनी बिल्ड करता है, बैड बैक्टीरिया की कॉलोनी कम हो जाती है। कम हो जाता तो आपका गट फ्लोरा का जो इकोसिस्टम ना वो मेंटेन हो जाता है वहाँ पर। तब जाकर आपको हेल्दी एंजाइम्स मिलते हैं, जो उनके बाय प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी बॉडी में लगते हैं, हमारी बॉडी उस हिसाब से हमें हेल्दी फील करती है, लाइट फील करती है। तो हमारा बेसिकली पेट
सबसे ज़्यादा अगर बात करूँ, अगर आपका पेट ठीक है तो आप सारी बीमारी से दूर हो। अगर आपका पेट ही खराब ना तो आपको बहुत सारी बीमारियाँ घेर लेगी, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी आपकी। तो मैंने कहा चलो, मेरे को भी प्रॉब्लम रहती थी, जैसे मैंने बताया पिकनिक किया था मैंने, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट फूड कार्ट वेंडर से मैंने बहुत सारा कुछ खा लिया था, तो मेरा लीवर डैमेज हो गया था। तो मेरी वाइफ़ को भी गट की प्रॉब्लम रहती है, बेसिकली रिसेंटली उनका ऑपरेशन हुआ था, ओह माय गॉड। गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है, गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ा। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती रहती थी उनको। ओके। मेरे को भी काफ़ी ब्लोटिंग रहती थी। चाय पी लेता तो पूरा दिन खराब हो जाता। अभी आपने मुझसे चाय पूछी ना, इसलिए मैंने चाय नहीं पी, क्योंकि मुझे पता है मेरा दिन खराब हो जाना है चाय पीने के बाद। ब्लोटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। एक टाइम तो ऐसा था मेरे को ना दिन में 2 बार गैस की गोली लेनी पड़ती थी। ओह माय गॉड। तो मैंने कहा ये ना यूथ के साथ भी चैलेंज है, खाना-पीना कभी भी फिक्स नहीं है, कहीं भी कुछ भी खा लेते और हैं। आज के टाइम पे तो ज़्यादातर जंक चल रहा है, जंक फूड खा रहे हैं लोग। एक्सेसिबिलिटी बहुत हो गई है, फ़ोन उठाया ऑर्डर कर दिया। तो मैंने देखा कि ना ये सारे डॉट्स ना इंटर कनेक्टेड होते गए मेरे माइंड में, कि मैंने कहा चलो हेल्दियर अगर कुछ करना है, बेवरेजेस में करना है, क्लियर हो गया था। क्या हेल्दियर करना है ये नहीं पता था, तो फिर मेरे को सारे डॉट कनेक्ट हुए कि कुछ प्रोबायोटिक करेंगे। ठीक लोग है। प्रीबायोटिक कर रहे हैं, तो मैं डिफरेंस बता देता हूँ। प्रीबायोटिक होता है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर बेसिकली फूड स्टार्च होता है, जैसे बनाना का स्टार्च हो गया। ठीक है। वो फाइबर ना, डाइटरी फाइबर हमारे गट में जाता है और वो ना पचता नहीं हमारे से, और गट में ना प्रोबायोटिक का खाना होता है वो। अच्छा। प्रोबायोटिक का जो हमारे पेट में ऑलरेडी गट में बैक्टीरिया है ना, जैसे कि दही से आ गया या फिर किसी भी फर्मेंटेड फूड से आ गया, अचार में भी प्रोबायोटिक होता है। जब लोगों को पता नहीं है, अचार बहुत अच्छा है, सुपर होता है, हेल्दी होता है, क्योंकि जो भी फर्मेंटेड चीज़ है ना वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि उसके अंदर गुड बैक्टीरिया है। ठीक है। खाने की फर्मेंटेड चीज़, देरा ऐसा नहीं कुछ भी फर्मेंट करके खा लो, उसकी भी लिमिटेशंस होती है। जैसे कि कांजी से बैक्टीरिया मिलता है, उसको बोलते हैं प्लांटोबैसिलियस, प्लांट से बना हुआ बैसिलियस कैटेगरी का प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। प्रोबायोटिक। तो हम मैं प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक में थे, हाँ, ठीक। तो प्रीबायोटिक डाइटरी फाइबर होता है, तो उस प्रोबायोटिक का खाना होता है। तो लोग ना अभी इंडिया में ना प्रीबायोटिक बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। एनर्जी ड्रिंक्स बना रहे हैं, प्रीबायोटिक डाल रहे हैं, जीरो शुगर बना रहे हैं। ठीक है, देर इज प्रीबायोटिक कॉल्ड एफओएस या फिर इनोनिल, ये दो टाइप्स हैं बैक्टीरिया के, सॉरी प्रीबायोटिक के टाइप्स हैं, डाइटरी फाइबर के टाइप्स हैं। लोग ये डाल रहे हैं ड्रिंक्स में, और फिर भी ना 30 से 40 तक भी कोई नहीं बेच रहा है, 60 से 70 रुपए में बेच रहे हैं, 60 से 70 रुपए में कैन के अंदर बेच रहे हैं। अफोर्डेबिलिटी नहीं है अभी भी। तो मैंने सोचा चलो प्रोबायोटिक करेंगे, वो भी कार्बोनेटेड बेवरेजेस के अंदर करेंगे। तो मैंने काफ़ी R&D करी, काफ़ी रिसर्च किया, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं मेरे नेटवर्क में, फूड टेक्नोलॉजीज हैं मेरे नेटवर्क में, उनसे पूछा। कोई भी एकदम से तो आपको बता नहीं देगा, आपको उनसे पूछना पड़ता है, उनके लिए कुछ करना पड़ता है, तब वैल्यू एक्सचेंज होती है। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे मैंने काम किया, एक्सपेरिमेंट किए, काफ़ी लैब टेस्ट किए, कुछ लैब टेस्ट हमारे फेल गए। फिर से हमने देखा कि हमारी क्या गलती रही है उसके अंदर, हमने उसको ठीक करा, और फिर हमने इंडिया का पहला प्रोबायोटिक कोल्ड ड्रिंक बना दिया, जो कि 10 रुपये और 20 रुपये में हम इसको सेल कर रहे हैं मार्केट में। तो अभी इसकी हम पैकेजिंग बहुत अच्छी है, हैंडी है, देखे जाए तो। आप इसकी देखेंगे, इसकी शेप ना थोड़ी सी डंबल वाली है। डंबल वाली है। इसको करने के पीछे ऑब्जेक्टिव यही है कि ना लोगों को ना इसको बोतल को देख के लगे कि इसके अंदर कुछ हेल्दियर है, बाकी अच्छा। ड्रिंक से थोड़ा सा डिफरेंट है। हम्म। इससे पहले हमारी राउंड बोतल की शेप थी, लोग ना बार बार ना उसको बोल रहे थे लाहौरी जीरा दे दो। लाहौरी की। तो बड़ा पेन होता था यार, कोई फ्रिज में से बोलता था ना, फ्रिज में रखा है लाहौरी जीरा दे दो, तो बहुत बार तो मन करता था गाली बकने का कि भाई ये लाहौरी जीरा नहीं है, इट्स बेटर देन दैट, बट नहीं बोल सकते थे कस्टमर को। तो मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ताकि ना लोग इसकी ना, मैं क्योंकि अलग से अपना ही ब्रांड बिल्ड करना चाहता था, मैं चाहता था इसकी खुद की एक आइडेंटिटी हो, लोग पोपोए बोले। अब टाइम आ गया, लोग ना फ्रिज में देखते हैं तो बोलते हैं पोपोए दे दो भैया। बट एक बात बताओ, पॉप ऑय क्यों ही नाम रखा है इसका, पोपो? 2 मेन रीज़न है, एक्चुअली 3 मेन रीज़न है। पहला मेन रीज़न है कार्बोनेटेड बेवरेज है, ढक्कन को खोलते हैं ना तो पॉप की आवाज़ आती है, ठीक है। तो पॉप वर्ड वहाँ से लिया, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, हम हर किसी को ओए कर, ओए करके बोलते हैं, हाँ जी। तो पोपोए नाम तो इसलिए रखा मैंने। इंटरेस्टिंग यार। दूसरा रीज़न था मेन, जो मेरा बेटा 2 साल का था उस टाइम पे, अब 1.5 साल का, 2.5 साल का हो चुका है। तो मेरे बेटा जब भी मैं घर पे जाता था तो प्यार से एक्साइटेड में, जब भी मैं घर पे जाता था तो वो बोलता था पापा आए की जगह ना पोपोए बोलता था। तोतला था, तो एक तो इस वजह से नाम रखा मैंने। तीसरा रीज़न अच्छी। था कि बचपन में मैं कार्टून करेक्टर आता था, पोपाइस। पॉपॉय द सेलर मैन। हाँ, पोपाइस द सेलर मैन, उसकी बेसिकली पोप आइस, मोटी मोटी गोल गोल पॉप आइज, अच्छा। हाँ, तो पोप आइस था उसका नाम। तो वो भी हेल्दी फूड को प्रमोट करता था, मैं भी हेल्दी ड्रिंक को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पोपोए नाम रखते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी। ऑन टॉप ऑफ दैट इसका ना ब्रांड रिकॉल वैल्यू काफ़ी अच्छा है, मतलब लोगों को ना एक बार किसी को बोल दिया पोपोए नाम है तो जल्दी से भूलेगा नहीं वो। ठीक है। मार्केटिंग में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ब्रांड का रिकॉल वैल्यू है, क्योंकि आज की डेट में ना हम वी आर कंज्यूमिंग समवेयर अराउंड 15,000 टाइम ऑफ कंटेंट इन अ डे, और चांसेस ऑफ रिमेम्बरिंग योर ब्रांड इज़ वेरी लेस। तो कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि वो याद आए। इसको बनाने में क्या कॉस्टिंग आ रही है आज? हमने जब मैनुअल सेटअप किया था तो हमारे को 5 रुपीज़ की कॉस्टिंग आ रही थी, और 5 रुपीज़ में मैं आगे इसको डिस्ट्रीब्यूटर पे बेच रहा था। इंक्लूडिंग जीएसटी में अगर बात करूँ तो 7 रुपये में बेच देते हैं। ठीक है। 5 अभी रुपए पूरा इसका फ्लेवर वगैरह सब? फ्लेवर वगैरह सब कुछ मिला के, ठीक है। सब कुछ, कैप्स वगैरह मिला हाँ कर। सब कुछ मिला के। और इसका प्लांट जो सेटअप हुआ था कितने रुपए में हुआ था? हमने जो इनिशियल प्लान सेटअप करा था हमने लगभग 3 लाख रुपए में सेटअप कर लिया था, सब कुछ मिला के। ठीक है। मशीनरी, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल सब कुछ मिला के, क्योंकि लेबल्स वगैरह पे भी खर्चा आता है। ठीक है। 3 लाख रुपए में हमारा पूरा सेटअप हो चुका किसी को आज के टाइम पे अगर सोडा बॉटलिंग प्लांट लगानी है, कार्बोनेटेड बेवरेजेस बनाना है इंडिया में, तो मिनिमम आपने तो 3 लाख रुपए लगा दिया, बट मिनिमम कितने रुपए से स्टार्ट कर सकता है वो? देखो मैं ना मैं एडवाइस नहीं करूंगा किसी को भी कि डायरेक्टली कार्बोनेटेड बेवरेजेस में आओ, क्योंकि ना बहुत चैलेंजिंग इंडस्ट्री में कुछ यूनिक कर रहा हूँ। अगर आप कुछ यूनिक करना चाहते हो ना, कुछ हटके करोगे तो ही आना, अदरवाइज मत आना। क्योंकि ना इस भेड़ चाल में बना। डेढ़ साल में मत आना कि मेरा आपने पॉडकास्ट देख लिया कि किसी का भी आपने ज्ञान सुन लिया और आप कूद पड़े इस बिजनेस के बारे में। आपको अच्छे से रिसर्च करनी है, आपको फिर ये फाइंड आउट करना है कि आप क्या बेच रहे हो और कैसे बेचोगे, उसके बाद ही आना। एग्जाम्पल के तौर पे चैलेंज बहुत है, कैंपा इंडस्ट्री में आ चुकी है। कैंपा जैसे जियो में कहता वैसे यहाँ पर कर रही है। ठीक है। तो और अब श्योर भी कर रही है पानी। पानी भी कर रहा है कैंपा। कैंपा पता नहीं क्या क्या कर रहा है, बट रिलायंस पता नहीं क्या क्या कर रहा है। बट कार्बोनेटेड बेवरेजेस की मैं बात करूँ तो छोटे प्लेयर ना मर रहे हैं, क्योंकि ना उनके पास कुछ यूनिकनेस नहीं है। मेरा प्रोडक्ट मार्केट में इसलिए सस्टेन कर पा रहा है, लोग इसको इसलिए प्यार दे पा रहे हैं क्योंकि कुछ हेल्दियर कर रहा हूँ मैं, बाकी लोगों से हटके कर रहा हूँ। अगर आपके माइंड में भी कुछ हेल्दियर है, कुछ यूनिक है, तो ही आना है इस इंडस्ट्री में। फिर भी कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं वो आप बिजनेस? 2.5 से 3 लाख रुपए में स्टार्ट कर 2.5 से सकते हो। 3 लाख रुपए में स्टार्ट कर हाँ। सकते हैं। और ऑफ कोर्स सी बात है, आपकी अभी क्या है सेल वगैरह मंथली? अभी मैंने बताया, हमने ना इस ब्रांड को सॉफ्ट लॉन्च किया था सितंबर में ठीक है। पिछले साल, क्योंकि वो सर्दियाँ आ चुकी थी, सीज़न ख़त्म हो चुका था। तो उसकी कैफ़ेज़, हम अपने कैफ़े पे 2-3 कैफ़े आसपास के कैफ़ेज़ पे इसकी सेल करते थे। ज़्यादा सेल नहीं थी हमारी, 10,000 पर महीने की हमारी सेल्स थी बेवरेजेस के अंदर। ठीक है। हमने इसको फुली लॉन्च किया है अभी होली पर, लास्ट महीना। अच्छा। तो हमने जब होली पे इसको सेल किया तो हमने 2.5 लाख रुपए की 1 महीने में सेल कर दी। वेरी नाइस। बट चैलेंज ये हुआ क्योंकि हमने मैनुअल मशीनों के साथ हमने काम शुरू करा था, तो हमारी जो कैपेसिटी है ना बनाने की, प्रोडक्शन की, वो समवेयर अराउंड 20 केसेस ही थी। पूरे दिन में हम 20 केसेस ही बना पा रहे थे। एक केस में 24 बोतली? एक केस में 24 बोतल आती है। मतलब अगर और ऑर्डर आ रहे थे हमारे पास 150, 200, 500 केसेस की सॉफ्ट कमिटमेंट थी दिन की। वेरी नाइस। तो नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने फिर मार्केट में कितने का बेच रहे हो इसको अभी आप? 20 रुपए का एमआरपी है? 10 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़। अच्छा, तो ये 10 दो वाली पैकेट। दो पैकेजिंग है इसकी। वन इज़ 160 ml, अनदर वन इज़ 20 ml, 250 ml। ठीक है। तो इसमें आपने 2.5 लाख रुपए का ऑर्डर दे दिया आपने 1 महीने के 1 अंदर? महीने में हमने डिलीवर कर दिया। उसके बावजूद भी हमारे पास ऑर्डर थे, पर हम वो कर नहीं पा रहे थे। तो मैंने सबको बोला, ट्रांसपेरेंट पिक्चर क्लियर करी कि हम मैनुअल सेटअप से काम कर रहे थे। ये हम ऑर्डर इसलिए दे पाए क्योंकि हमने ना बनाना शुरू कर दिया था इसको 1 महीना पहले। हमारे पास 1 महीने पहले का स्टॉक पड़ा था, तो इसको इस पे आप डेट भी देख सकते हो। इस वजह से मैं इसको कर पाया, बट अभी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं वापस से आऊँगा, मैनुअल सेटअप से ऑटोमेटिक सेटअप पे आऊँगा। हमने थोड़ा बहुत पैसा रेज़ किया, कुछ एक एंजल इन्वेस्टर से हमने रेज़ किए हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली तो नहीं बोलूँगा, फ्रेंड्स बोलूँगा। ठीक है। लोगों ने देखा कि ये बिज़नेस स्केलेबल है, कुछ अच्छा कर रहा हूँ, हेल्दी कर रहा हूँ, तो लोगों ने खुद अप्रोच किया, पैसा लगाया इसके अंदर। अब जाकर हमने मैनुअल मशीन से ऑटोमेटिक सेटअप हम ऑलमोस्ट हम करने वाले हैं। अब ऑलरेडी हमारे पास ऑर्डर पड़े, 5 लाख रुपए महीने के ऑर्डर ऑलरेडी हमारे पास पड़े हैं। तो धीरे-धीरे हम ग्रो करेंगे। निखिल भाई, कोई ऐसी 3 चीज़ बताओ, आप सेल्स बैकग्राउंड से हो, आज के टाइम पे सेल्स स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ में। कोई ऐसी 3 चीज़ बताओ आप जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स की जर्नी के लिए। सबसे पहली चीज़, आपको कभी भी सेल्स करनी है तो आपको हमेशा ना ये ध्यान में रखना है कि सामने वाले को ना आप वो मत बेचो जो आपको बेचना है। ठीक है। सामने वाले को ना वो सेल करने की कोशिश करो जो उसको खरीदना है। तो आज की डेट में ना सेल नहीं होती, आज की डेट में हेल्प होती है कंसल्टेटिव वे में। आप कंसल्ट कर सकते हो उसको, आप उसको ना खरीदने में मदद कर सकते हो। आप उसको बेच नहीं सकते, आप उसको खरीदने में मदद कर सकते हो।
बेसिकली उसके गले पे कंधे पे हाथ रख के आपको पूछना है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। कोई एग्जांपल देकर बताओ आप। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी रिटेल स्टोर में, कपड़ों के शोरूम में जाते हो, तो आपने देखा होगा ना एग्जीक्यूटिव आपसे पूछते हैं कि सर हाउ मे आई हेल्प यू। ठीक है। वो सेल्स करनी है आपको एक्चुअली। आप उनसे पूछना है कि आपको क्या खरीदना है। सो आपको ना उनसे पूछना है कि सर आप खरीदना क्या चाहते हो, ठीक है। आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी चॉइस क्या है। फिर वो बताएगा मुझे ना ये इस पार्टी में जाना है, इस ओकेजन में जाना है, मुझे इस तरह के कपड़े चाहिए, मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह से है, मुझे इस तरह से कपड़े चाहिए। ठीक है। आप कुछ भी बेचोगे खरीदेगा नहीं वो। एक बार खरीद भी लेगा ना, उसको बाद में चीट फील होएगा, बेसिकली आप वापस नहीं आएगा। हेल्प करनी है उसको उसके आपको प्रॉब्लम। हेल्प करना है उसकी डिसीजन को लेने में। ठीक है। तो सेल्स में ना एक पूरा सेल्स का जर्नी होता है। मैं समझाने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले सो सेल्स में ना जर्नी होता है सेल्स पर्सन से, किसी भी कस्टमर का एक जर्नी होता है सेल्स पर्सन के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले डिस्कवरी होता है, ठीक है। उसके बाद आप कंपैरिजन करते हो। डिस्कवरी करने के बाद कि आपकी नीड क्या है। नीड, आपकी नीड फॉर एग्जांपल सर दर्द है, दवाई लेनी है, सर दर्द हो रहा है आपको, इस टाइम पे प्रॉब्लम ही है, दवाई लेनी है। तो इस मतलब ये नहीं आप सीधा जाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे, आप दवाई देखोगे या फिर आप अवेलेबल रिसोर्सेस हैं या फिर अवेलेबल सॉल्यूशंस हैं वो देखोगे। सर दर्द कैसे ख़त्म हो सकता है, चंपी करवा ली, मसाज करवा लिया, या फिर सो गए, ठीक है। या स्ट्रेस की वजह से सर दर्द हो रहा है, फिर गर्मी लगी है इस वजह से। आपको ये देखना कि आपकी नीड कैसी है, उसकी अल्टरनेटिव रिसोर्सेज अवेलेबल, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या है। और दूसरी जो आप बता रहे उसके बाद आता है कंपैरिजन। जो आपके पास आपको पता चल गया आपकी नीड क्या है, आपकी प्रॉब्लम सबसे पहले आइडेंटिफाई होगी, फिर आपकी नीड पता चल गई, उसके बाद आपको पता चलना चाहिए आपकी कि अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, अवेलेबल सॉल्यूशन क्या है। इसके बाद आता है कंपैरिजन करने के बाद कि आपको ना आपके लिए है या नहीं है वो हम्म, पर्टिकुलर चीज़, कि आपको वैल्यू लगती है इसके अंदर, तो आप तो ही जाना। उसके बाद फिर आता है लास्ट में जो स्टेज होता है वो होता है कि आपको ना कन्वर्जन। लोग ना सेल्स पर्सन ना सिर्फ सेल्स करके छोड़ देते हैं, कन्वर्जन पे ध्यान नहीं देते। कन्वर्जन में क्या होता है, सबसे पहले ना आपको लास्ट तक आपको ना हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में ना इतनी नॉलेज दे देनी चाहिए होती है कि सामने वाले को ना ये फील होए कि प्रोडक्ट उसी के लिए बनाओ, ताकि उसको रिपीट यूज़ कर पाए। रिपीट रेट, रिपीट and- सेल्स आ पाए वहाँ से। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, आज से 5 साल बाद आप बेवरेज इंडस्ट्री इंडिया में कैसे देख रहे हो? काफ़ी ग्रोइंग है बेवरेज इंडस्ट्री इंडिया में, बहुत सारे यूनिक कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने भी कार्बोनेटेड बेवरेजेस को फंक्शनल बेवरेजेस की कैटेगरी में डाल दिया है। ठीक है। 40% अगर मैं बेवरेज इंडस्ट्री की बात करूँ तो 40% सीधा सीधा ना कार्बोनेटेड बेवरेज ओन करता है, ठीक है। 7 से 10% फंक्शनल बेवरेजेस ओन करता है। अब मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया, फंक्शनल बेवरेजेस बना दिया कार्बोनेटेड बेवरेज में। ऐसे बहुत सारे प्लेयर आने वाले हैं इंडिया में। हेल्दियर रुझान है, हेल्दियर ड्रिंक्स की तरफ सबसे ज़्यादा अभी जा रहा है। इंडिया। तो मैं देखता हूँ कि इंडिया में ना काफ़ी ज़्यादा इंडिया का बायर भी एस्पिरेशनल बायर है, तो उसको कम पैसों में सब कुछ चाहिए, अच्छा सही चाहिए, है। और उसको एडवांस चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। ग्रोथ है तो बेवरेज इंडस्ट्री में। अच्छा, तो निखिल भाई, अभी आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अभी कहाँ पर और कितने मैन पावर के साथ कर रहे हैं? 3 लोग हैं। मैंने अपना बेसिकली रेस्टोरेंट बिजनेस को ना फुल्ली शट डाउन कर दिया है ऑलमोस्ट। ठीक है। अब सारा फोकस हम पॉपई पे कर रहे हैं, ठीक है। और हम 3 लोग हैं बेसिकली। मेरे अलावा 3 लोग और हैं जो इस बिज़नेस को मैन्युफैक्चरिंग में हमें पॉपई में हेल्प कर रहे हैं। पार्टनर्स है। पार्टनर नहीं, मेरा स्टाफ ही है, जो रेस्टोरेंट का स्टाफ है ना वही मेरे को हेल्प कर सुपर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम 3 ही लोग हैं। ठीक है। इसकी हाइजीनिक का क्या आप ध्यान रखते हैं हाइजीनिक में? तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए हमने वर्ल्ड क्लास मशीनरी हम पहली बात तो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। हमने आरओ प्लांट लगा रखा है वहाँ पर। सबसे इम्पोर्टेंट ना आरओ होता है आपका, पानी का सोर्स क्या है वो आपको देखना पड़ता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी पानी आप यूज़ कर लो। हम सप्लाई का पानी जो एमसीजी का पानी आता है हम वो यूज़ कर रहे हैं। हम ग्राउंड वाटर का पानी का यूज़ नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। हम इसके बाद हमने ना आरओ फ़िल्टर लगा रखा है, फ़िल्ट्रेशन हो रहा है। आरओ यूवी टेक्नोलॉजी जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम वो यूज़ कर रहे हैं। मशीनरी हमने लगा रखी है, और वहाँ पर ना क्योंकि हम ऑब्वियसली हेल्दी बेवरेज में हम काम कर रहे हैं, हेल्दियर बोल रहे हैं, अपना आपको क्लेम कर रहे हैं इंडियाज़ फर्स्ट प्रोबायोटिक, तो हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो। तो वहाँ पर प्लांट में ना जो हमारा नया प्लांट सेटअप हो रहा है वहाँ पर हमने ना स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि बाहर से जब भी कोई आएगा शूज़ बाहर ही रखने हैं, आपको ग्लव्स यूज़ करने हैं, आपको हैंड कैप्स, आपको कैप्स यूज़ करनी है। तो इस तरह का हम हाइजीन मेंटेन करके चल रहे हैं। हमारे रेस्टोरेंट में बेसिकली इससे पहले मेरे रेस्टोरेंट में भी बनता था ना जब, तब भी हम वहाँ पर हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। ठीक है, तो मतलब आपको वहाँ से एक एक्सपीरियंस है कि कैसे हाइजीन मेंटेन करना है। राइट। ठीक है। अब आते हैं ड्रिंक पे। निखिल भाई, तो ड्रिंक पे आप बताइए कि इसमें और क्या आप आज से 4 साल बाद देखते हैं इसके अंदर विजन एक? तो हम सिर्फ कार्बोनेटेड बेवरेजेस के अंदर लिमिटेड
नहीं रहने वाले हम ना, इसके ठीक है। बाद हम ना जूसेस में भी आएंगे, अच्छा, हेल्दी जूसेस में। हेल्दी जूसेस में भी आएंगे। प्रोबायोटिक हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, प्रोबायोटिक ही रखेंगे सबको, क्योंकि बेवरेजेस के अंदर ना अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ भी फंक्शनल बेनिफिट्स ज़्यादातर नहीं मिल पा रहे, जो अफोर्डेबिलिटी की अगर मैं प्राइस कैटेगरी में बात करता हूँ तो अगर आप फंक्शनल बेवरेजेस हैं तो ज़्यादातर ना प्रीमियम ही कैटेगरी में है। मैं सही बात। चाहता हूँ कि ना इंडिया के हर एक इंसान का पूरा हक है हेल्दियर बेवरेजेस को कंज्यूम करना। ज़रूरी नहीं कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही इसको ले सकता है। नहीं, दूसरा, इंडिया में ना जो भी बायर है ना वो ना थोड़ा एस्पिरेशनल बायर है। कुछ भी कोई खरीदता है ना तो उसको ना एस्पिरेशन होती है कि कुछ अच्छा खरीदे उसकी पॉकेट के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो हम ना टारगेट कर ही नहीं रहे हर किसी को, हम उसको टारगेट कर रहे हैं जिसको थोड़ी सी अवेयरनेस है, जो कि हेल्दियर ड्रिंक्स कंज्यूम करना चाहता है, जो कि फिट रहना चाहता है। और हम मतलब हम हर किसी को टारगेट कर ही नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि हर कस्टमर भी हमारा नहीं है। हाँ, हर कस्टमर आप आपका हो बहुत भी नहीं सकता। आप बहुत क्लियर हैं अपने कस्टमर और या फिर अपने टारगेट ऑडियंस के लोग लेकर। मैंने मास में इसलिए उतारा कि ना मैं चाहता हूँ हर घर में ये ड्रिंक पहुँचे, बट ठीक है। क्योंकि इंडिया है ना प्राइस सेंसिटिव मार्केट है बहुत ज़्यादा, तो मैं अगर इसको 50 रुपये में उतारता हूँ तो पॉसिबल नहीं हो पाता हर घर में इसको पहुँचने का। 10 रुपये में 20 रुपये में पॉसिबल है, ये हर घर में पहुँच सकती है। मैं चाहता हूँ कि ना लोग ना जब भी कोई मेहमान आता है ना उनके घर में तो पोपो वो सर्व करें। ठीक है। एक फील होना चाहिए कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। कुछ वो हेल्दी ड्रिंक दे वैलिडेशन रहे हैं आप। करना चाहता हूँ मैं। हेल्दियर ड्रिंक ऑफर कर रहे हैं रादर देन दैट शुगरी ड्रिंक्स। राइट, राइट। तो हमारे बेसिकली 3 फ्लेवर है, अभी हमने 3 फ्लेवर लॉन्च किए हैं। ये जीरा फ्लेवर है, अच्छा। ये इसके अंदर हमने स्टेविया डाला है, प्लांट बेस्ड शुगर होता है, ठीक है। इसकी वजह से हम इसको जीरो शुगर कर पाए हैं। हमने ब्लूबेरी और कोला फ्लेवर भी लॉन्च किया हुआ है, बट वो जीरो शुगर नहीं कर पाए अभी तक हम। फ्यूचर में हो सकता है हम कर दें उसको, हमारी R&D, हम ऑलरेडी R&D पे काम कर रहे हैं। इसके साथ ना स्टीविया के साथ एक चैलेंज है, वो है आफ्टर टेस्ट। आफ्टर टेस्ट है। स्टीविया जब हम कंज्यूम करते हैं ना किसी भी ड्रिंक में तो उसका ना आफ्टर टेस्ट आता है। इसके साथ आपको इसलिए फेल नहीं हो रहा क्योंकि इसके अंदर हमने ना इंडियन स्पाइसेस यूज़ किए, हमने जीरा यूज़ किया है, हमने इसके अंदर काला नमक यूज़ किया है, हमने इसके अंदर काली मिर्च यूज़ की है, हमने इसके अंदर बहुत सारे इंडियन स्पाइसेस यूज़ किए, जिस वजह से ना वो आफ्टर टेस्ट ना मैच हो गया है, एक कंसोलिडेटेड टेस्ट बन के आ रहा है, तो इसलिए आपको पता नहीं चल पा रहा है। अदरवाइज ब्लूबेरी में हमने कल करने की कोशिश की थी उसको ज़ीरो शुगर, क्योंकि ब्लूबेरी ऑलरेडी थोड़ी सी सोर होती है, थोड़ी सी टेंगी होती है, तो जब स्टेविया उसके साथ मैच हो गया तो थोड़ा ज़्यादा आफ्टर टेस्ट आने लग गया था। तो वो भी है, बट वो लेस शुगर है। अभी भी हम पहली दूसरे ब्रांड से तो ठीक ही कर रहे हैं। ठीक है। अपने आप को जैसे अब देखो मार्केट में 10 रुपए की चीज़ बहुत ज़्यादा आ गई है। वन ऑफ द बिग प्लेयर इंडिया का इसमें घुस चुका है। तो आप उनके साथ टक्कर लेने में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल है उसको कैसे टू बी क्रैक वेरी करोगे फ्रैंक, आप? आई डोंट थिंक दे आर माई कॉम्पिटिटर्स, और मैं सच बताऊँ तो मैं उनके साथ कॉम्पीट कर भी नहीं सकता। उनके पास ना बहुत पैसा है बंद करने के लिए, मेरे पास इतना पैसा नहीं है बंद करने के लिए। मैंने बेवरेज इंडस्ट्री में कदम इसलिए रखा क्योंकि मैं कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहता था, मैं कुछ अच्छा देना चाहता था लोगों को। मैंने देखा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लास्ट ईयर कानपुर गया था। ठीक है। मुझे ना कानपुर जाने के बाद मैं एक बेवरेज मैन्युफैक्चर की फैसिलिटी में मैंने विजिट किया और मेरी ना रूह कांप गई थी जब मैंने ना देखा कि वो किस तरह से इसको बनाते हैं। अच्छा। मेरी रूह इसलिए कांप गई कि वो सिंथेटिक फ्लेवर, सिंथेटिक कलर, इतनी सारी गंदी गंदी चीज़ें, इतने सारे केमिकल्स यूज़ कर रहे थे। मेरे रूह इसलिए कांप गई कि ये थोड़े दिन पहले ना मैंने अपने बच्चे को दिया था पीने के लिए, ओहो। कि हम कितना बुरा कर रहे हैं उन बच्चों के साथ, उन मासूम लोग बच्चों के साथ जिनको पता भी नहीं है क्या वो क्या पी पी रहे हैं, मतलब उनकी गलती क्या है। तो मतलब मेरी रूह कांप गई, नहीं मैंने कहा कुछ करना है। तो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, शुगर, स्वीटनर्स, सब कुछ। शुगर भी नहीं डाल रहे थे एक्चुअली, अच्छा। वो तो कुछ ऐसा डाल रहे थे जो कि एक बहुत ही बेकार केमिकल है और जो कैंसर कर देता है। ओह माय गॉड। लोग डाल रहे हैं क्योंकि उनको ना इस प्राइस पॉइंट में कंपटीशन करना है, मार्जिन ज़्यादा चाहिए। मार्जिन ज़्यादा चाहिए। इतनी बड़ी कंपनीज आ चुकी हैं जो कि बहुत वेल फंडेड कंपनीज है, वो इस इंडस्ट्री में आ चुकी हैं, वो उनसे कॉम्पीट करना है। तो टू बी वेरी फ्रैंक मैं उनके साथ कॉम्पीट कर ही नहीं रहा। 10 रुपये वाले प्रोडक्ट में ना टू बी वेरी फ्रैंक मैं नेगेटिव में हूँ एक तरह से, क्योंकि मैंने जो आपको कॉस्टिंग बताई थी ना 5 रुपए की, वो कॉस्टिंग अंदर ना मेरी ना मार्केटिंग इंक्लूडेड नहीं है, मेरा ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक इंक्लूडेड नहीं है, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मेरे जो मैनेजमेंट टीम है उसकी सैलरी वगैरह कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। तो बेसिकली ना एक इंट्रोडक्टरी प्राइस है लोगों को दिखाने के लिए कि हम कुछ हेल्दियर कर रहे हैं। 20 रुपये वाला जो प्रोडक्ट है उसके अंदर हम कुछ पैसे कमा रहे हैं। वेरी नाइस।
एंड थैंक यू निखिल भाई, इंडिया को ऐसी ड्रिंक देने के लिए जो हेल्दी है, ज़ीरो शुगर है, हाँ। और कैलोरीज कितनी है इसमें? इसके अंदर 0 कैलोरी है, स्पेशली जीरा फ्लेवर में। ज़ीरो कैलोरीज। जीरा कैलोरी हमारी जो जीरा फ्लेवर है हमारा वो 0 कैलोरी में है, बाकी जो Very nice. फ्लेवर्स है उसमें लेस शुगर है। बट इट्स वेरी नाइस टू सी कि आप अपने बैकग्राउंड से आकर आप सारी चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं, उस बैकग्राउंड से आते हैं फूड इंडस्ट्री के, और आप एक ये इनोवेशन लेकर आए हैं। रादर दैन की भेड़ चाल में, आजकल यूथ भी भेड़ चाल में चल रहा है कि एक दो लोगों ने बहुत अच्छी कंपनी बना दी है तो उसमें ही हमने जाना है, बट आपने कुछ इनोवेशन किया है, इसकी सर्वाइवल रेशियो बहुत ज़्यादा है। आप कंपेयर अगर मैं करूँ और भी ब्रांड से तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच निखिल भाई, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और हमें इंट्रोड्यूस करवाने के लिए पॉपॉय से। थैंक यू, And we wish you all the best Thank for your brand and a lot of success. थैंक यू।